नमस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ तबला, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, द महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा की ओर से आप सबका स्वागत है। आज हमने कुछ एक ऐसे विषय पर व्याख्यान आयोजित किया है। उस व्याख्यान जो अनीश कुमार यादव, जो कि एक अच्छे रिसर्चर है और उनसे काफ़ी सारी बात होती रहती है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हमारे ही बीच में जो विद्यार्थी है और हम लोगों से उनका मिलना जुलना, सारे जो भी हमारे यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं चैनल पर। तो मैं फिर से अनीस का स्वागत करता हूं और मैं हमारे यहाँ हमारे विद्यार्थियों, डिपार्टमेंट के विद्यार्थियों और पूरे इंडिया से जुड़े हुए हैं विद्यार्थी, कई सारे टीचर्स, कई सारे विद्यार्थी, 100 लोग अभी यहाँ जुड़े हुए हैं। तो मैं सबका डिपार्टमेंट की ओर से स्वागत करता हूँ। हमारे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर अजय अष्टपुत्रे साहब, डॉक्टर केदार मुकादम और भी हमारे कई वोकल डिपार्टमेंट से मोहन साहब, जनक जासकिया, ऐसे हमारे कई टीचर भी जुड़े हुए हैं, रिसर्च के स्टूडेंट्स भी, स्कॉलर्स भी जुड़े हुए हैं। पूरे इंडिया से सारे टीचर्स और स्कॉलर्स जुड़े हुए हैं। जो आज का जो विषय है और अनीश जी के विषय में थोड़ी यानी उनका संक्षिप्त परिचय के लिए मैं हमारे डिपार्टमेंट के श्री जयदीप लक्कुम जी को विनती करता हूं कि वो उनके विषय में और संक्षिप्त जानकारी दे। उसके बाद हम हमारा ये कार्यक्रम जो आगे लेक्चर है वो हम शुरू करते हैं। जयदीप लक्कुम जी। धन्यवाद सर। नमस्कार सभी को। अनीश कुमार यादव के बारे में संक्षिप्त परिचय देते हुए कहना चाहूँगा कि वो रिसर्च स्कॉलर है। अभी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से वो अपना पीएचडी कर रहे हैं। उन्होंने 5 बार भी क्लियर किया है और जेआरएफ अवार्ड भी है। उन्होंने अपनी शिक्षा अपने पिता ही श्री महेंद्र कुमार यादव तथा तबले की प्रारंभिक शिक्षा डॉक्टर नरेंद्र पाठक, डॉक्टर ब्रिजेश शर्मा, श्री मनोज मिश्रा जी एवं अभी करंटली वो प्रोफेसर मुकुंद भाले जी से अपनी तबले की शिक्षा एवं अपना पीएचडी परस्यू कर रहे हैं। और मैं आपका स्वागत करता हूँ अनिश भैया। और थैंक यू जी, मैं सर से बोलता हूँ। मैं अगर हमारे डीन साहब यहाँ अगर है, राजेश केलकर जी, क्योंकि इतने सारे पार्टिसिपेंट हैं कि मैं उनको यहाँ देख नहीं पा रहा हूँ, तो अगर राजेश सर है तो मैं उनको विनती करता हूँ कि वो प्रासंगिक उद्बोधन करें। तत्पश्चात हम शुरू करते हैं। डॉक्टर राजेश केलकर जी। शायद हो सकता है कि वो मुझे बता के गए थे कि कुछ मीटिंग है तो वो नहीं हो रहे। यहाँ हमारे यहाँ केदार सर वो है, तो मैं केदार सर को विनती करता हूं कि सबसे पहले वो कुछ इस जो आज का जो विषय है उस विषय में थोड़ा सा प्रकाश डाले और फिर हम अनीश जी को कहेंगे कि वो अपना वक्तव्य शुरू करें। डॉक्टर केदार मुकादम जी। हाँ केदार सर, आपका अनम्यूट माइक आई। हाँ। सभी गुरुजनों को एवं सभी रिसर्चर स्टूडेंट्स को मेरा प्रणाम। आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फायदाकारक हो सकता है, क्योंकि जितने भी इसमें से स्टूडेंट होंगे वो नेट, जेआरएफ सभी प्रतियोगिता जो एग्जाम्स होती है उसकी प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो उनके लिए ये जो वक्तव्य है वो बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो मैं अनीश जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपना वक्तव्य शुरू करें।
थैंक यू सर। और मैं यहाँ पे उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। सर आवाज स्पष्ट सुनाई दे रहा है सर? बिल्कुल आ रही है अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी सर। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गौरांग सर, प्रोफेसर गौरांग सर को, और फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के डीन प्रोफेसर डॉक्टर राजेश केलकर सर को, और डॉक्टर अजय अशपुत्रे सर को, कि मुझे इतना बड़ा मंच प्रदान करने के लिए। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि गौरांग सर जैसे मुझे गुरु मिले और इन्होंने मुझे आमंत्रित किया। इनके लिए मैं सर को कोटि कोटि नमन करता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ तबला फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट द महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी बड़ोदरा में आयोजित एक्स्ट्रा म्यूरल लेक्चर सीरीज में आज मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। और आज यहाँ पे लगभग जो संख्या दिख रही 100 लोग ज्वाइन किए हुए हैं, सभी को मेरा प्रणाम है। सबसे पहले मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करने से पहले मैं अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करना चाहूंगा और मैं उनका यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अपने शोध निर्देशक और गुरु प्रोफेसर मुकुंद भाले गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मैं डॉक्टर पांच चक्रवर्ती सर, डॉक्टर मनोज मिश्रा सर, डॉक्टर गौरांग सर, डॉक्टर अमित कुमार वर्मा सर, डॉक्टर राहुल स्वर्णकार सर, डॉक्टर नरेंद्र देव पाठक सर और डॉक्टर विजय शर्मा और पंडित विजय शंकर मिश्र जी, और सबसे पहले और प्राथमिक गुरु जो हमारे रहे हैं हमारे शिक्षा के लिए, हमारे पिताजी आदरणीय हमारे पिता श्री महेंद्र कुमार यादव, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। आज ये मेरे जीवन का पहला ऐसा लेक्चर है जो कि मैं आप सभी विद्वजनों के बीच में मैं अपने विचारों को प्रकट करने जा रहा हूँ। और मैं इतना बड़ा हूं नहीं कि आप सभी विद्वजन के समक्ष मैं कुछ बोल पाऊंगा। बस एक छोटा सा मेरा प्रयास है जो मैंने अपने प्रतियोगी परीक्षाओं जब अनुभव किया हूं, जो मैंने सोचा, जो मैंने समझा, उसी को आप सभी के बीच में शेयर करना चाहता हूं। आप सभी की अनुमति लेते हुए मैं अपना लेक्चर व्याख्यान प्रारंभ करना चाहता हूं। सर स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जितने भी यहाँ पे विद्यार्थी हैं मैं चाहूंगा कि मैं उनके साथ कम्युनिकेट करूं और वो सभी लोग जो भी क्वेश्चन भी हो, आप सभी लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और आप लोगों को जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे जो भी आपको समस्याएं होती है उस पर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन करेंगे तो शायद और भी अच्छा हमारा ये इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन होगा और व्याख्यान बहुत अच्छा हो सकता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हाँ, आप स्क्रीन शेयर करके। हाँ, आ रही है स्क्रीन। जी स्क्रीन आ रही है। जी सर। स्क्रीन सर स्पष्ट दिखाई दे रहा है सर? जी आप जी सभी बिल्कुल, लोगों को? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। यस सर। जी सर, जी सर। इस व्याख्यान में अगर मुझसे कोई त्रुटि होती है तो आप सभी लोग मुझे क्षमा कीजिएगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ तबला फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स द महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एक्स्ट्रा म्यूरल लेक्चर सीरीज पार्ट 2 है, जिस विषय पर मुझे आमंत्रित किया गया है वो विषय है संगीत संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, गायन और वादन के विशेष संदर्भ में। तो ये
एक ऐसा विषय है जो सभी विद्यार्थी, कोई भी विद्यार्थी अगर प्रतियोगी परीक्षा सभी लोग देना चाहते हैं, तो उनकी तैयारी हम कैसे करेंगे, किस तरीके से हमें इनकी तैयारी करनी चाहिए, उस पे हम यहाँ पे प्रकाश डालेंगे। एक-एक पॉइंट पर हम देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा है कि सबसे पहले हमें किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रारंभ करने से पहले हमारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करना कि हमें किस परीक्षा के लिए हमें देना है, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे वो केवीएस, एनवीएस और टीजीटी, पीजीटी, ये एग्जाम्स। कुछ विद्यार्थी, हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि सबसे पहले कि हम किस एग्जाम के लिए जाना चाहते हैं। हम यूजीसी नेट के लिए जाना चाहते हैं, कि केवीएस के लिए जाना चाहते हैं, कि एनवीएस के लिए जाना चाहते हैं, कि टीजीटी, पीजीटी के लिए जाना चाहते हैं। इसमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो यूजीसी नेट के साथ-साथ वो केवीएस के लिए भी तैयारी अपना करते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि अगर हम एक एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो हमारा वो लक्ष्य होना चाहिए कि यूजीसी नेट हमें देना है, यूजीसी नेट की प्रॉपर हमें तैयारी करनी चाहिए। या हम केवीएस के लिए जा रहे हैं तो केवीएस के लिए हमें करना चाहिए। एनवीएस के लिए अगर हम जा रहे हैं तो एनवीएस की तैयारी हमें करनी चाहिए, या टीजीटी, पीजीटी की हम कर रहे हैं तैयारी तो उसके लिए हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम को लक्ष्य, जैसे हमने यूजीसी नेट को हमें यूजीसी नेट देना है, तो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि यूजीसी नेट जेआरएफ का फुल फॉर्म क्या है। इन सभी चीजों को हमें जानना चाहिए। जैसे यूजीसी नेट को जो कहा जाता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेशनल, और नेट को कहा जाता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और जेआरएफ जो होता है वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है, और केवीएस जो होता है केंद्रीय विद्यालय संगठन होता है, और एनवीएस जो होता है नवोदय विद्यालय समिति, और टीजीटी, पीजीटी हर राज्य में, किसी भी राज्य की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो एमपीपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी की हायर एजुकेशन हो, चाहे गुजरात की टीजीटी, पीजीटी या म्यूजिक की पीआरटी हो, चाहे हम राजस्थान की टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी देखते हैं, तो जो भी हमारा उद्देश्य हो उसको हमें क्लियर होना चाहिए कि हम किस के लिए हम तैयारी करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दूसरा जो हमारा, और फिर इसके बाद हमारा एंट्रेंस एग्जाम, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, जैसे हम रेट देते हैं, जो पीएचडी के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी का रेट होता है, उसके लिए हम तैयारी करना चाहते हैं, तो वो भी हम अपने उद्देश्य में रख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। समय सारणी बनाना हमारा दूसरा जो है कि हम जब हमारा उद्देश्य क्लियर हो गया कि हमारा उद्देश्य, हम नेट के लिए जा रहे हैं या टीजीटी, पीजीटी के लिए या केवीएस के लिए जा रहे हैं, तो उसके बाद हमें समय सारणी बनाना चाहिए कि हमें कब कितने घंटे की तैयारी करनी चाहिए। जैसे कम से कम अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो कम से कम 4 घंटे प्रतिदिन अध्ययन होना चाहिए हमारा। 4 घंटे का प्रतिदिन अध्ययन होना चाहिए मिनिमम, और अधिकतम अगर हम अध्ययन करते हैं तो अधिक से अधिक जो है कि 6 से 8 घंटे प्रतिदिन अध्ययन होना चाहिए किसी भी तैयारी के लिए। लिस्ट कौन इन बने? और लगातार, जैसे कि कभी कभी ये होता है कि हम लगातार 4 घंटे, कभी कभी हमारा मूड हुआ तो 4 घंटे हम पढ़ लिए, तो लगातार हमें 4 घंटे नहीं अध्ययन करना है, हमें ब्रेक भी लेना है बीच बीच में, कि अगर हम कम से कम जो है कि एक बार अगर हम अध्ययन करने के लिए बैठ रहे हैं तो कम से कम हमें 1 घंटा कंटिन्यू बैठना चाहिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी अगर हम कर रहे हैं, तो जब हम अध्ययन करने बैठे तो कम से कम मिनिमम 1 घंटे की होनी चाहिए। उससे कम आपके ऊपर डिपेंड करता है, बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने देर तक एक बार में बैठ सकते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन कम से कम 24 घंटे में आपको 4 घंटे प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने 4 घंटे आज पढ़ लिया और कल हमने जो है कि हमारा गैप हो गया, तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें जब भी पढ़ना है तो लगातार प्रतिदिन 4 घंटे हमें अध्ययन करना है। और जैसे जैसे हमारा एग्जाम नजदीक आता है, अगर हमारे एग्जाम में 2-3 मंथ बचा हुआ है,
तो हमें अपने ड्यूरेशन के 4 घंटे से 8 घंटे कर लेना चाहिए। हमारा अध्ययन जो है कि 4 से 6 घंटे 8 घंटे हो जाना चाहिए जैसे जैसे हम परीक्षा के नजदीक हम पहुंचते हैं। लेकिन हमें ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें 4 घंटे लगातार नहीं पढ़ना है। हमें 24 घंटे का जो ड्यूरेशन होता है, 24 घंटे का जो ड्यूरेशन होता है, उसमें हम ये कर सकते हैं कि बांट सकते हैं कि अगर हम 24 आवर्स में 4 घंटे हम अध्ययन करते हैं, तो पर 6 घंटे के बाद जैसे हमें सुटेबल लगता है उस तरीके से हम जो है कि एक एक घंटे डिवाइड कर लेते हैं कि अगर हमने 6 घंटे पहले हम 1 घंटे अध्ययन कर लिए, फिर उसके बाद 6 घंटे बाद हमने फिर 1 घंटे अध्ययन कर लिए। इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं जिससे हमें प्रेशर भी ना हो और हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये हमारा समय सारणी हो गया कि किस तरीके से हमें अपने समय सारणी को बनाना है। इस तरीके से सभी विद्यार्थी अपना शेड्यूल बना सकते हैं। नेक्स्ट है प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम और उनका विश्लेषण। तो हमें इसके बाद हमने अपना उद्देश्य भी क्लियर कर लिया और उसके बाद जो है कि हमने समय सारणी भी बना लिया। अब आता है कि हमारा पाठ्यक्रम, उसके बाद पाठ्यक्रम हमको देखना है और उसका विश्लेषण करना है। सबसे पहले यूजीसी नेट जेआरएफ, तो हमें सबसे पहले इसका सिलेबस आपके सभी विद्यार्थियों के पास होना चाहिए। जो भी विद्यार्थी इस प्रतियोगी परीक्षा जो यूजीसी नेट जेआरएफ देना चाहते हैं, उनके लिए ये पाठ्यक्रम उनके पास होना चाहिए। उसके बाद केवीएस, अगर हम केवीएस का एग्जाम देना चाहते हैं तो केवीएस का पाठ्यक्रम हमारे पास होना चाहिए। एनवीएस की अगर हम परीक्षा देना चाहते हैं तो नवोदय विद्यालय का हमें जो है कि सिलेबस होना चाहिए, म्यूजिक का। और अगर टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देना चाहते हैं तो उनका सिलेबस, टीजीटी पीजीटी का सिलेबस जो है कि हमारे पास होना चाहिए। इसके बाद अगर हम किसी भी विश्वविद्यालय का रेट एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो उनका भी सिलेबस हमारे पास होना चाहिए। तो यदि हम, जैसे कि अब हमारे पास सिलेबस भी हो गया और उसका विश्लेषण, यदि हम देखते हैं कि कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो यूजीसी नेट के साथ साथ केंद्रीय विद्यालय की भी तैयारी करना चाहते हैं, नेट की भी एनवीएस की भी तैयारी करना चाहते हैं और टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी करना चाहते हैं। तो हमें ये करना चाहिए कि सभी का सिलेबस आपके पास है। अब दो चीजें इसमें आपको और करनी पड़ेगी कि आपका जो सिलेबस है, आपने चारों सिलेबस उठा लिए, हमने चारों सिलेबस ले लिया गया है, तो उसमें से आप ये देखिए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कॉमन है, जो यूजीसी नेट में भी है और केवीएस, जो यूजीसी नेट में भी है और केवीएस में भी है और एनवीएस में भी है और टीजीटी पीजीटी में भी वो टॉपिक हमारे पास टॉपिक हैं। तो उनको एक कॉपी लीजिए, कॉपी और पेन लिया जाए जिसमें कि एक तरफ हम समान, सभी चारों जो सिलेबस है हमारे पास उसमें क्या समानताएं हैं हम उसको नोट कर लेते हैं और दूसरी तरफ हम असमानताएं, अगर हमारे यूजीसी नेट में जो है कि श्रुति, ग्राम मूर्छना, राग वर्गीकरण, ताल, ये सभी है, तो आप केवीएस में भी देखिए क्या इनमें से कौन कौन सा टॉपिक ऐसा है, क्योंकि हमारा जो यूजीसी नेट है वो 10 यूनिट में बटा हुआ होता है, टोटल 10 यूनिट। अगर हम देखेंगे पूरा सिलेबस अगर आप देखिए तो लगभग 40 से 60%, 40 to 60% सिलेबस कॉमन होता है। और हमेशा टारगेट हमारा जो होना चाहिए ऊंचा होना चाहिए कि अगर हम केवीएस पढ़ रहे हैं, एनवीएस पढ़ रहे हैं, तो आप नेट के एग्जाम में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक है जो केवीएस में नहीं है और हमारे यूजीसी नेट में है। और यूजीसी नेट में जो टॉपिक है लगभग सभी टॉपिक आपके केवीएस, एनवीएस और टीजीटी पीजीटी में मिल सकते हैं उसमें। तो हमें ये काम करना है कि यूजीसी नेट का सिलेबस, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी पीजीटी का सिलेबस को लेकर समान, क्या कौन से टॉपिक समान है उसे एक तरफ हम लिखेंगे और दूसरी तरफ जो हम लिखेंगे उसमें जो है कि आपका असमान, जो उसके अलग अलग टॉपिक दिए गए, जैसे यूजीसी नेट में रिसर्च मेथोडोलॉजी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी
ना ही आपके केवीएस में है, ना एनवीएस में है, ना टीजीटी और पीजीटी में। तो उसको हम अलग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब हम अब देखिए कि अब यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा एग्जाम हमें सबसे पहले आ रहा है हमारे पास, सबसे नजदीक कौन सा आ रहा है। अगर ड्यूरेशन, अगर कुछ लोग जो है कि 2 एग्जाम देना चाहते हैं, केवीएस और एनवीएस, कुछ बच्चे जो है कि यूजीसी नेट और टीजीटी पीजीटी देना चाहते हैं, लेकिन इसमें अंतर कितना है, गैपिंग कितना है एग्जाम में, होने वाले एग्जाम में। तो सबसे पहले अगर जो एग्जाम सबसे पहले है, उन कॉमन टॉपिक को आप सबसे पहले पढ़ लीजिए, सबसे पहले पढ़ा जाए। उसके बाद जो बचा, अगर मान लीजिए पीजीटी या केवीएस एनवीएस का एग्जाम नेट से पहले है, तो आप उन टॉपिक को सबसे पहले पढ़िए जो टॉपिक आपका कॉमन है, जो केवीएस एनवीएस टीजीटी पीजीटी में पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर ड्यूरेशन आपको 3 से 4 महीने बचते हैं, 2 महीने बचते हैं, तो जो टॉपिक हेलो, किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक म्यूट करें। तो हमें इस तरीके से करना है। और जो भी टॉपिक है, अगर अब जैसे कि केवीएस है, तो जो अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी हम इन एग्जाम के बाद हम पढ़ सकते हैं। और अगर हमारा यूजीसी नेट पहले, हाँ, ये भी हमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि यदि हम जो है कि यूजीसी नेट केवीएस हमारा पहले एग्जाम पड़ता है और यूजीसी नेट बाद में होता है, तो जो टॉपिक कॉमन नहीं है तो उन्हें हमें भी टच करते रहना है, उन्हें हमें पढ़ते रहना है कि वो टॉपिक एकदम हमें छोड़ नहीं देना है, उस टॉपिक को पूरी तरीके से हमें इग्नोर नहीं करना है, उसको हमें टच में रखना है कि उसको भी हम पढ़ते चले धीरे धीरे। तो जिससे लास्ट में जो 2 मंथ 3 मंथ आपको बीच में गैप मिलेगा, उसमें आप उन टॉपिक को अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई भी प्रश्न है, जो भी पीपीटी पे जो भी पॉइंट्स हैं उनमें अगर कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। और सिलेबस को एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो भी विद्यार्थी इन प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि लगभग मोस्टली सभी विद्यार्थी जो है कि शामिल होते हैं, तो सिलेबस को ध्यान पूर्वक पढ़िए, क्योंकि सिलेबस किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का जो सिलेबस होता है वो लगभग आपको 20 से 40% के मध्य आपको वहीं से पुटअप किया जा सकता है, क्वेश्चन आपके वहीं से बन सकते हैं। अगर आप नेट यूजीसी नेट देखिए तो ताल के 10 प्राण आप पहले 4 यूनिट उठा के देखिए, तो उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं और कि आपको खुद पता चल जाता है कि इसमें क्या है। जैसे ताल के 10 प्राण, अगर यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि ताल के कितने प्राण होते हैं, तो आप वहां पे बता सकते हो कि ताल के 10 प्राण होते हैं। कटक आदि संख्या, तो वहां पे इंडिकेट रहता है सप्त स्वर, सप्त वैदिक स्वर। तो इन सभी चीजों को अगर हम सिलेबस को ही अच्छे से देखें तो लगभग 20 से 40% की चीजें हम कवर कर सकते हैं, अपना पूर्ण कर सकते हैं। और जैसे हम आगे चलते हैं तो उसमें कलाकार भी दिए रहते हैं सिलेबस में कि कौन से वादक, कौन तबला वादक है, पखावज वादक है, मृदंग वादक है, वोकलिस्ट हैं। तो वो सब भी आपसे पूछे, निम्न जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से वोकल गायन से संबंधित कलाकार हैं या तबले से संबंधित कलाकार हैं या कौन सा वाद्य तत्वाद्य है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो आपका सिलेबस रहता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पूछा जाता है, उसके बाहर नहीं जाता है कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब तो ये हमारा हो गया कि हमने सबसे पहले देख लिया उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए, समय सारणी हमारी कैसी होनी चाहिए, फिर प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम और उसका विश्लेषण हमें कैसा करना चाहिए, किस तरीके से हमें इसका विश्लेषण करके आगे बढ़ना चाहिए। तो इन चीजों के होने के बाद सबसे जो महत्वपूर्ण चीजें होती है कि महत्वपूर्ण पुस्तकों का चयन, हम कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। हमने सिलेबस भी देख लिया, सब कुछ कर लिया, तो अब कौन सी पुस्तक हमें पढ़नी चाहिए जो ऑथेंटिक हो, जो प्रमाणिक पुस्तकें हों। वो कौन कौन सी पुस्तकें हैं, तो उन पुस्तकों की लिस्ट में आप सभी के मध्य लेके आया हूं, तो आप सभी उसे नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं वो महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी जो सभी को पढ़नी चाहिए, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षार्थी हों, चाहे हमें अपने अध्ययन के लिए पढ़ना चाहिए,
तो यही ये सभी पुस्तकें आपको पढ़नी चाहिए। तो जिनमें से पुस्तक और लेखक के नाम भी हमने यहाँ पे दिया हूं। तो पहली जो पुस्तक है, और यहाँ पे जो पुस्तक है वो तबला और वोकल से संबंधित सभी पुस्तकें बताया जा रहा है। तो जिसमें भारतीय संगीतवाद डॉक्टर लालमणि मिश्र जी के, जिसमें इस पुस्तक में आपके सभी प्रकार के, चाहे वो तत्वाद्य हो, घनवाद्य हो, सुशील वाद्य हो, इस पुस्तक में प्राप्त होता है। और फिर दूसरा है भारतीय तालों का शास्त्रीय विवेचन डॉक्टर अरुण सेन। अनीश जी एक जगह मैं रुकना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ मैं 90 ना 100 से ज्यादा लोगों को नहीं ले सकता हूँ। तो जो हमें यहाँ बैठे हुए फ्रेंड्स हैं, वो यहाँ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैंने YouTube लिंक भेज दिया है सब, यानी तो वो YouTube लिंक पर वो जुड़े, उतना जरा कहिए, क्योंकि अभी यहाँ कम से कम मैंने 60 से 70 लोगों को यानी एंटर वो नहीं हो पा रहे हैं, यानी हम 100 लोग यहाँ रह सकते हैं। अगली बार ऐसा नहीं होगा, वो मेरी प्रॉमिस है। 350-400 लोग रह सकते हैं, ऐसा करेंगे हम। तो YouTube लिंक सबको भेज दीजिए, जिनके पास पहुंची है वो भेज दीजिए YouTube लिंक। धन्यवाद जी सर। जी, करिए जी, जो भी विद्यार्थी यहाँ पे नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो वो YouTube पर भी लाइव है, तो आप सभी लोग लाइव भी जुड़ सकते हैं। अनीश सर, आप YouTube का लिंक भेज दीजिए। जी, मैं शेयर कर देता हूँ, जस्ट फ्यू मिनट्स। जी सर, जी सर। ये हमारे काफी फ्रेंड सर आना चाह रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो रहा है कुछ, वो बोल रहे हैं। हाँ, 1 मिनट, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, फिर मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। सर आपने लिंक, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ अब भी। जी सर, जी मैं शेयर कर देता हूँ यहाँ से। आपको मैंने भेज दी है, देख लीजिए। जी सर। और बाकी लोग भी अपने जो भी दोस्त हैं उनको भेजें, जिससे सभी लोग जुड़ सके। तो यहाँ पे फिर आगे चलते हैं। कि उसके बाद जो पुस्तक है भारतीय तालों का शास्त्रीय विवेचन डॉक्टर अरुण सेन जी का, पखावज और तबला के घराने एवं परंपराएं डॉक्टर अबान ई मिस्त्री, तालवाद्य शास्त्र डॉक्टर मनोहर भालचंद्र राव मराठे, तालकोश पंडित गिरीशन श्रीवास्तव, तबला पंडित अरविंद मुलगांवकर, तबला वादन में गीत सौंदर्य पंडित सुधीर मायरकर, डॉक्टर अबान ई मिस्त्री एंड आर्ट सीकर प्रोफेसर गौरांग भावसार और डॉक्टर चिराग सोलंकी जी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो ये पुस्तकें जो है कि सभी विद्यार्थियों को पढ़नी चाहिए, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने नॉलेज के लिए भी पढ़नी चाहिए। ये बहुत ही अच्छी और बहुत अच्छी पुस्तकें हैं ये, जिनको आपको अध्ययन, सभी विद्यार्थियों को अध्ययन करना चाहिए इन पुस्तकों को। आगे भी और भी पुस्तकें हैं, देखते हैं। देखिए और भी पुस्तक है, तालवाद्य परिचय प्रोफेसर डॉक्टर जमुना प्रसाद पटेल सर की है, भारतीय संगीत में निबद्ध डॉक्टर सुभद्रा चौधरी मैम की है, तबला ग्रंथ मंजूषा डॉक्टर वेणु वनिता, तबला पुराण पंडित विजय शंकर मिश्र, भारतीय ताल में अनेकता में एकता की खोज डॉक्टर गुलशन सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक है। अभी विगत कुछ दिनों पहले डॉक्टर गुलशन सक्सेना मैम का लेक्चर हुआ था, तो उनकी ये पुस्तक है। तबला वादन कला और संगीत श्री सुधीर मायनकर जी की पुस्तक है। तबले की कला पंडित सुधीर कुमार सक्सेना, तबले का उद्गम विकास और वादन शैलियां डॉक्टर युगमाया शुक्ला जी की ये पुस्तक है। और ये सभी पुस्तक सभी तबले के प्रत्येक विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। ये सभी पुस्तकें, चाहे वो तबले के हों, चाहे वो वोकल के हो, किसी भी विधा को हो, चाहे वो सितार, तबला, वोकल, तो सभी विद्यार्थियों को इन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पुस्तक है, यहाँ से वोकल के लिए पुस्तक प्रारंभ होती है
कि भरत का संगीत सिद्धांत आचार्य बृहस्पति द्वारा लिखित पुस्तक है। क्रमिक पुस्तक मालिका पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी द्वारा लिखित पुस्तक है। प्रणव भारती, ओमकारनाथ ठाकुर, अभिनव गीतांजलि पंडित रामाश्रय झा, संगीतांजलि पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, संगीत पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी द्वारा लिखित पुस्तक है। संगीत बोध डॉक्टर शरद चंद्र श्रीधर परांजपे जी द्वारा। संगीत शास्त्र के वासुदेव शास्त्री। ये सभी पुस्तकें तबला, वोकल सभी के लिए आवश्यक हैं। और जो भी वोकल के राग संबंधित जो पार्ट आता है कि वादी, संवादी, जाति, तो आपको इन तीनों पुस्तकों को देखना चाहिए। क्रमिक पुस्तक मालिका, अभिनव गीतांजलि और संगीतांजलि, ये तीनों पुस्तकें आपको देखनी चाहिए राग संबंधित पुस्तकों के लिए, क्योंकि और बहुत सारे पुस्तकों में कहीं कहीं पे डाउट हो जाता है। तो आप इन पुस्तकों का मदद लीजिए, सहारा इन पुस्तकों का लीजिए, न कि नेट संगीत, अरिहंत की और आपका संगीत मैनुअल, इनका आप लीजिए सहारा, लेकिन उतना मत लीजिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे कंफ्यूजन भी होते हैं। तो उन कंफ्यूजन को देखते हुए आप इन पुस्तकों को लीजिए, जिससे आपका पूरी तरीके से डाउट्स दूर होते रहे। ठीक है, नेक्स्ट आता है संगीत शास्त्र पराग गोविंद राव राजुरकर जी का। भारतीय संगीत शास्त्र तुलसीराम देवांगन। संगीत मंजूषा डॉक्टर इंद्राणी चक्रवर्ती। संगीत सुबोध शास्त्र डॉक्टर तेज सिंह टॉक सर की पुस्तक है। संगीत के घरानों की चर्चा डॉक्टर सुशील कुमार चौबे ग्वालियर घराना, डॉक्टर अरुण बांगरे। शास्त्रीय संगीत की परंपरा पटियाला घराना डॉक्टर मनोरमा शर्मा। आगरा घराना पंडित यशवंत बुआ मजरे। ये पुस्तकें, क्योंकि यहाँ पे घराने की, वोकल के घराने की 4 पुस्तकें हैं, ये चारों पुस्तकें बहुत ही अच्छी हैं। डॉक्टर सुशील कुमार चौबे और डॉक्टर अरुण बांगरे, डॉक्टर मनोरमा शर्मा, पंडित यशवंत बुआ मजले जी की जो पुस्तक है, ये सभी पुस्तकें बहुत ही अच्छी हैं। और संगीत मंजूषा डॉक्टर इंद्राणी चक्रवर्ती जी की, ये सभी पुस्तकें आप सभी लोगों को पढ़नी चाहिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हो, चाहे अपने नॉलेज के लिए हो, सभी के लिए ये पुस्तकें जो है कि उपयोगी साबित होती हैं। आइए नेक्स्ट। अब आपको ऐसी पुस्तकें यहाँ पे मैं आप सभी के बीच लेके आया हूं जो कि गायन और वादन दोनों के लिए आवश्यक होती हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को पढ़ने के लिए। भारतीय संगीत का इतिहास ठाकुर जयदेव सिंह, कई लोगों ने भारतीय संगीत का इतिहास लिखे हैं। शरद चंद्र परांजपे जी का है, डॉक्टर उमेश जोशी जी की पुस्तक है भारतीय संगीत का इतिहास। तो अब यहाँ पे दिक्कत आता है, जब एक ही किताब कई राइटरों के द्वारा, कई लेखकों के द्वारा लिखा जाता है, तो हम किन पुस्तकों को यहाँ पर प्रयोग पढ़ने के लिए लें। आप उन पुस्तकों का चयन कीजिए जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए, जिसकी भाषा, जिस पुस्तक की भाषा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आप उन पुस्तकों को आप लीजिए। फिर पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति एवं भारतीय संगीत प्रोफेसर स्वतंत्र शर्मा। भारतीय संगीत शास्त्र ग्रंथ परंपरा एक अध्ययन प्रोफेसर लिपिका दास गुप्ता। भारतीय संगीतक एवं संगीत ग्रंथ डॉक्टर श्रद्धा मालवी। उत्तर भारतीय तालों में छंद रस और सौंदर्य तत्व डॉक्टर शोभा श्रीवास्तव। ताल एक ऐतिहासिक यात्रा डॉक्टर सीमा जौहरी। डॉक्टर प्रकाश महाडी। आगे चलते हैं। तो ये सभी किताबें सभी विद्यार्थियों के पास होनी चाहिए। और जो पुस्तक है अंतर्मन का संगीत डॉक्टर अमित कुमार वर्मा। भारतीय तालों में ठेके के विभिन्न स्वरूप डॉक्टर एस.आर. चिश्ती। कर्नाटक संगीत श्वेता केसरी। संगीत रत्नावली अशोक कुमार यमन। नेट संगीत डॉक्टर तेज सिंह टॉक। संगीत विज्ञान गणित डॉक्टर तेज सिंह टॉक। भारतीय संगीत के तंत्री वाद्य डॉक्टर प्रकाश महाडी। ये इतनी पुस्तकें, ये जितनी भी पुस्तकें आप सभी के बीच में बताई गई, ये सभी पुस्तकें बहुत ही प्रमाणित पुस्तकें हैं और सभी विद्यार्थियों को ये पुस्तकें पढ़नी चाहिए। आगे चलते हैं। कुछ ग्रंथ आपके बीच में रख रहा हूं जिनका हिंदी अनुवाद मार्केट में उपलब्ध है। आप उनका हिंदी अनुवाद आप ले सकते हैं पढ़ने के लिए। तो इनमें जैसे भरत नाट्य शास्त्र बाबूलाल शुक्ला शास्त्री। चारण देवी संगीत रत्नाकर डॉक्टर सुभद्रा चौधरी मैम ने अनुवाद किया है।
वासुदेव की संगीत समाचार आचार्य बृहस्पति जी ने हिंदी अनुवाद किया है। दत्तिल की दत्तिलम कलिंद जी ने किया है। अहोबर की संगीत पारिजात डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू। रामामात की स्वरमेल कलानिधि डॉक्टर ऋषंबर नाथ भट्ट। चतुर्दंत प्रकाश का आचार्य श्री कृष्ण रतन जानकर। पंडित अप्पा तुलसी काशीदास की अभिनय तालमंजरी डॉक्टर पुरु दाधीश जी द्वारा जो है कि हिंदी अनुवाद किया गया है। और ये पुस्तकें लगभग बहुत कॉस्टली पुस्तकें नहीं है, लगभग ये पुस्तकें बहुत एक ही तो पुस्तक ऐसी होंगी जो 500 प्लस की हैं, बाकी सभी पुस्तकें 500 के नीचे हैं। तो सभी विद्यार्थियों को इन पुस्तकों को, इन ग्रंथों को लेना चाहिए और सभी को इन पुस्तकों को ही पढ़ना चाहिए। अगर हम किसी अन्य पुस्तक का, इनके अतिरिक्त कुछ विद्यार्थी जो है कि पढ़ते हैं संगीत मैनुअल, नृत्य संगीत अरिहंत की, तो उन पुस्तकों को भी आप पढ़िए, लेकिन उनको केवल क्वेश्चनर के रूप में रखिए और जो भी उनका कंटेंट दिया गया है उन कंटेंट को आप लीजिए। अगर वो आपको संदेह लगते हैं कि नहीं ये कंटेंट क्या राइट है, सही है कि नहीं है, तो उसे आप जो कि मूल ग्रंथों से जो ऑथेंटिक पुस्तकें हैं उनसे टैली कर लीजिए। अगर वो सही है तो उन्हें आप स्वीकार कीजिए, अन्यथा वहां पे आप सुधार कर लीजिए, तो जिससे आपके डाउट कम होंगे और आप अच्छे तरीके से उसको तैयारी कर सकते हैं आप इन सभी पुस्तकों के माध्यम से। और नेट के लिए अब कभी कभी ये होता है कि हम एक दो पुस्तकों के मदद से जो है कि पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को एक पुस्तक या दो पुस्तक से आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। कम से कम आपके पास 6 से 7 8 अच्छी अच्छी पुस्तकें होनी चाहिए। निर्मल, आप लोग माइक ऑन करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन, कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो भी आप। अनीश जी, कुछ मुकुंद यादव जी है, उनका कोई प्रश्न है। मुकुंद यादव जी कोई प्रश्न है तो पूछिए जी। हेलो, तो आगे हम चलते हैं। कुछ हम रिसर्च मेथोडोलॉजी संबंधित पुस्तकें भी यहाँ पे रख रहे हैं आप सभी के समक्ष। शोध संबंधित महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वो जो शोध संबंधित, हाँ जी सर, ये बुक्स अवेलेबल नहीं होती, जैसे कानपुर में यहाँ पर भी नहीं मिल पा रही हैं। मैं इलाहाबाद में से एक बुक तो मिल पाई हूँ, मुझे ये बुक्स मिलती नहीं है आसानी से, ये कहने जी। देखिए, ये पुस्तकें आपको कई पब्लिकेशन से आपको प्राप्त हो सकती है और कुछ ऑनलाइन आपको मंगाना पड़ सकता है, जैसे एग्जॉटिक इंडिया। कई पब्लिशर हैं, जैसे बनारस में ल्यूमिनस पब्लिकेशन है और आपका हाथरस में जो है कि हाथरस पब्लिकेशन है, इलाहाबाद में जो है कि रूबी प्रकाशन है और दिल्ली में बहुत सारे प्रकाशन हैं। संगीत नाटक अकेडमी से आपको बहुत सारी पुस्तकें अवेलेबल हो सकती हैं। कनिष्क पब्लिकेशन से आपको बहुत सारी पुस्तकें अवेलेबल हो सकती हैं। राधा पब्लिकेशन से आपको पुस्तकें अवेलेबल हो सकती हैं। अगर जो और भी कई पुस्तकें आपको नहीं मिल सकती हैं तो आप एग्जॉटिक इंडिया एक वेबसाइट है जहां से आप पुरानी पुस्तकों को खरीद सकते हैं। इन वेबसाइट को आप चेक करिए, वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। जो लास्ट में अभी हम आपको वो साइट भी बताएंगे कि किन किन साइट पे आपको प्राप्त होगी पुस्तकें। तो देखिए, शोध संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें जो है, संगीत में शोध प्रविधि डॉक्टर रवि शर्मा जी द्वारा लिखित ये पुस्तक है, बहुत ही ऑथेंटिक पुस्तक है। संगीत की अनुसंधान प्रक्रिया डॉक्टर मनोरमा शर्मा जी द्वारा लिखित पुस्तक है। और कलेक्शन ऑफ रिसर्च टाइटल्स इन इंडियन म्यूजिक डॉक्टर अमित कुमार वर्मा जी द्वारा लिखित पुस्तक है। संगीत में अनुसंधान की समस्याएं एवं क्षेत्र डॉक्टर सुभद्रा चौधरी मैम द्वारा लिखित पुस्तक है। ये 4 पुस्तकें रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। खासकर संगीत संबंधी जो भी रिसर्च के टॉपिक है हमारे नेट में, उनके लिए ये पुस्तकें बहुत ही लाभकारी है। आइए आगे चलते हैं। अब बात आती है हमने कि पुस्तकों का भी हमने कलेक्शन कर लिया, तो अब ये आता है कि पुस्तकों का अध्ययन हमें कैसे करना चाहिए। हम तो पुस्तक तो ले लेते हैं बहुत, आप जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी विद्यार्थी बहुत ही अच्छे हैं और टैलेंटेड हैं, सब बहुत अच्छे से पढ़ते हैं।
एक क्वेश्चन हमारा आप विद्यार्थियों से है कि आप लोग पुस्तकों का अध्ययन कैसे करते हैं, किस तरीके से आप पढ़ना शुरू करते हैं पुस्तकों, क्या क्रम होना चाहिए उनका पढ़ने का। प्लीज आप कोई भी विद्यार्थी माइक अनम्यूट करके आप जवाब दे सकते हैं। एक सेट टॉपिक लेते हैं और उसको जैसे ग्राम ही ले लिया, श्रुति या कोई भी एक टॉपिक को ना सर एक ही बुक से नहीं पढ़ते, उसको कई बुक्स से, और जो मेन चीजें होती हैं उसको कहीं नोट करते हैं। तो पहले तो मेरी कई कॉपियां बन गई थी, अभी एक ही जगह पे सब नोट करी हूँ। जी जी। और लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, मतलब अंडरलाइन करके प्लस नोट करके पढ़ते हैं उसे, और एक दो कई बुक्स से एक ही चीज को कई बुक्स से पढ़ते हैं। ओके। और एनी स्टूडेंट, और बाकी लोग कैसे पढ़ते हैं, एक दो लोग जरूर जवाब दें। जी सर, जी सर प्रणाम। प्रणाम। जी सर, सर मैं भी टॉपिक वाइज ही ज्यादातर पढ़ती हूँ, और जैसे मतलब किसी भी टॉपिक को लेके और उसमें उसे पढ़ के फिर अगर उसमें कुछ कंफ्यूजन है, जैसे कई चीजों में होता है सर, तो मुझे ये लगता है कि जैसे आपने बताया कि अरिहंत की बुक में आपको कुछ डाउट होता है, तो सर ये चीजें तो मुझे मतलब बुक्स तो मेरे पास ज्यादा अवेलेबल नहीं है, बट जैसे यूट्यूब से ही कई लोगों ने वीडियो बना के रखते हैं, तो उनसे भी मतलब पढ़ के थोड़ा नोट्स बना के तो ऐसी तैयारी होती है सर। जी जी। देखिए आप लोग अच्छा पढ़ते हैं और अच्छा पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं आप सभी लोग। देखिए पुस्तकों का जो आपने क्रम बताया, हमने क्रम पूछा था आपसे, आप केवल कंटेंट उठाते हैं, आप किताब ओपन की आप कंटेंट, लेकिन ये एक उचित और सही तरीका नहीं कह सकते हैं इसे। देखिए जो तरीका होना चाहिए, जो तरीका होना चाहिए, पहले तो आपको देखना चाहिए कि पुस्तक का नाम क्या है, कौन सी आप पुस्तक पढ़ रहे हैं। सबसे पहली मेन चीज है आपका, यहाँ से भी आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुस्तक का नाम क्या है। आपने किताब उठाया और आपने जो है कि सीधा पीछे पेज पलटे, आपने कंटेंट देखा कि ये कंटेंट है, ये हम यहाँ पे जाकर उसको पढ़ के खत्म कर दिया, लेकिन हमें ये पता ही नहीं चला कि पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। और दूसरी बात आती है, लेखक का क्या नाम है। लेखक का नाम, पुस्तक का नाम देखने के बाद हमें लेखक का नाम देखना चाहिए कि वो पुस्तक, जिस पुस्तक का अध्ययन हम कर रहे हैं, वो पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। इसके बाद बात आती है प्रकाशन वर्ष और संस्करण। ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई है और फिर उसका संस्करण, कितने संस्करण में ये पुस्तक अभी तक प्रकाशित हो चुकी है, हमें ये चीज देखना चाहिए। फिर नेक्स्ट है प्रकाशन, कहां से, किस प्रकाशन से यह पुस्तक पब्लिश हुई है, कहां से प्रकाशित हुई है ये पुस्तक, इसे हमें देखना चाहिए। क्योंकि ये जो चारों पॉइंट है, ये चारों पॉइंट आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ दिया गया कि भरत का संगीत सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है, जब हमने भरत के संगीत सिद्धांत को केवल हमने देखा, उनके कंटेंट को देखा, तो हमने तो लेखक को देखा नहीं, तो फिर हम कहां से बताएंगे। अगर प्रकाशन वर्ष पूछ दिया तो हमने प्रकाशन वर्ष तो देखा नहीं, फिर प्रकाशन वर्ष हम कहां से बताएंगे उसका। और प्रकाशक पूछ लिया तो भी दिक्कत है, क्योंकि हमने प्रकाशक नहीं देखा, हमने सीधा डायरेक्ट कंटेंट देख रहे हैं। तो कंटेंट हमें नहीं देखना चाहिए, पहले हमारा ये क्रम होना चाहिए कि पहले पुस्तक का नाम, फिर लेखक का नाम, फिर प्रकाशन वर्ष और संस्करण, फिर प्रकाशन, फिर उसके बाद जो आता है प्रस्तावना, फिर भूमिका, फिर आपकी आती है अनुक्रमणिका। प्रस्तावना और भूमिका, कभी कभी हम पुस्तक देखते हैं तो प्रस्तावना और भूमिका जिस लेखक की पुस्तक है उन्हीं के द्वारा लिखा जाता है, लेकिन किसी किसी पुस्तक में आप ये देखते हैं कि प्रस्तावना और भूमिका अलग अलग विद्वानों के द्वारा लिखा गया होता है। तो इसे हमें ये भी देखना चाहिए, ये भी हमारे प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित है। फिर उसके बाद जो हमारा पॉइंट होता है अनुक्रमणिका देखना। अनुक्रमणिका जो हमारी विषय वस्तु होती है, जो कंटेंट होता है किताब का, किसी किताब को पढ़ने से पहले अगर हम उसका कंटेंट देख लेते हैं तो लगभग हमारा जो लगभग हम 20% किताब का अध्ययन कर चुके हैं कि उस किताब में क्या क्या चीजें हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं। फिर उसके बाद आप सिलेबस उठाइए, सिलेबस के आधार पर जो है कि कौन सा कंटेंट आपको पढ़ना है उसको आप पढ़िए। ये आपका एक क्रम होना चाहिए कि पहले पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, प्रकाशन वर्ष और संस्करण,
फिर प्रकाशन, फिर प्रस्तावना, फिर भूमिका, फिर अनुक्रमणिका होनी चाहिए। ये सभी होने चाहिए। ये एक सीक्वेंस होता है पढ़ने का। फिर उसके बाद आप कंटेंट देखिए। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न इस पर? चलिए आगे चलते हैं। आगे है अब हमें कुछ अब पाठ्यक्रम में दिए गए विषय वस्तु के आधार पर अध्ययन करना। ये चीजें जैसे कि हमने जो सिलेबस दिया, हमने जो है कि उद्देश्य, हमारा पूरा उद्देश्य हमने रख लिया कि हमें कौन सा एग्जाम देना है, केवीएस देना है, नेट देना है। हमने समय सारणी बना ली कि हमें जो है कि पर डे 4 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है। सिलेबस हमने तैयार कर लिया कि सिलेबस हमारा ये है और हमने उसको विश्लेषण भी कर लिया। दूसरी चीज, फिर हमने पुस्तक के चयन कर लिया कि हमें ये पुस्तकों का अध्ययन करना अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इसके बाद हमने जो है कि किताबों को किस क्रम से पढ़ना चाहिए वो क्रम हमने देख लिया। फिर उसके बाद आता है कि पाठ्यक्रम में दिए गए विषय वस्तु के आधार पर अध्ययन करना। क्योंकि हमारे सिलेबस में जो विषय वस्तु दिया गया है, अगर श्रुति दिया गया है, ग्राम दिया गया है, मूर्छना दिया गया है, तो अगर कोई पुस्तक हम उठाते हैं पढ़ने के लिए, तो उन पुस्तकों में हमें केवल सबसे पहले वही कंटेंट पढ़ना चाहिए जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य होते हैं। क्योंकि बहुत सारे कंटेंट होते हैं। अब जैसे हम कलाकारों की बायोग्राफी की बात करें, क्योंकि अगर हम कोई किताब लेते हैं तो कलाकारों का बायोग्राफी है, और हमारे सिलेबस में केवल और केवल लगभग 20 से 25, अगर हम नेट की बात करें तो लगभग 40 से 50 कलाकारों की बायोग्राफी है। तो हम 800 बायोग्राफी पढ़ने से पहले हमें केवल उन 40-50 बायोग्राफी पढ़नी चाहिए जो हमारे सिलेबस में है। अगर ताल की हम बात करते हैं, ताल बहुत सारे हैं। जो भी ताल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर हम टीजीटी पीजीटी की बात करते हैं, केवीएस की बात करते हैं, जो उस सिलेबस में ताल दिए गए हैं, पहले उन तालों का अध्ययन करें। और उन तालों को हम अध्ययन कैसे करेंगे? अगर हमने कोई टॉपिक ले लिया, श्रुति हमको पढ़ना है या हमें फरमाइशी चक्रधार के बारे में हमें पढ़ना है, तो फरमाइशी चक्रधार की एक से एक छोटी से लेके, हमें ये नहीं कि टॉप लेवल पे ही जाके पढ़ना, हमें अच्छी चीजें नहीं, हमें जो नीचे से शुरू करना है कि फरमाइशी चक्रधार कितने आवर्तन की होती है, फरमाइशी चक्रधार में कितने धाव होते हैं, फरमाइशी चक्रधार कितने पल्लों की होती है। एक छोटी सी छोटी चीजों को, छोटी सी छोटी चीजों से लेके बड़ी से बड़े चीजों पे जाना है हमें, ये क्रम। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हम एग्जाम में क्या होता है कि हम छोटी चीजों पर गलती कर बैठते हैं। जो सरल क्वेश्चन होता है उसको हम गलत कर देते हैं, लेकिन जो टफ क्वेश्चन होता है उसको हम राइट कर देते हैं। क्यों? यही रीजन होता है कि हम जो सरल होते हैं उस पर हम फोकस नहीं करते हैं। हम जो टफ चीजें होती हैं उस पर हम फोकस करते हैं और हम उसको राइट कर लेते हैं, और वहां पे वो हमारे दिमाग से निकल जाता है जो हमारी बेसिक चीजें हैं। तो पाठ्यक्रम में दिए गए विषय वस्तु के आधार पर अध्ययन करना, ये होना चाहिए। दूसरी चीज, नोट्स बनाना। अब आप पढ़ रहे हैं, पाठ्यक्रम के अनुसार आप पढ़ रहे हैं, तो आपको पढ़ते समय 2 चीज लेके बैठनी चाहिए। या तो आप एक पेन ले लीजिए और एक आप हाइलाइटर ले लीजिए। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उन टॉपिक को आप, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको लग रहे हैं कि नहीं ये जो है कि महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनको हम हाईलाइट कर दें। पहला हमें पढ़ना चाहिए और हाईलाइट करते हुए जाना चाहिए आगे, इस तरीके से। फिर दूसरी बार आप जब नोट्स बनाएंगे तो उन हाईलाइट पॉइंट को पढ़ते हुए आप नोट बनाते जाएंगे। अब देखिए, आपने 2 बार स्टडी, एक बार आपने जो है कि पहले पढ़ा, हाईलाइट किया, फिर दूसरी बार आपने पढ़ा, नोट्स बनाया, आपने 2 बार स्टडी किया और 1 बार आपने जो है कि नोट्स में लिखा। तो आपने टोटल 3 बार काम कर लिया। तो आधे से ज्यादा जितना आपने पढ़ा है उसका लगभग 10% आपको आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, 10%। तो आप अपने नोट्स खुद बनाएं। कभी कभी ये होता है कि हमें दूसरों का नोट्स मिल जाता है, तो दूसरों को नोट्स आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि जिस माइंडसेट से दूसरे विद्यार्थी ने नोट्स को क्रिएट किया है वो वही समझ सकता है। आपको उस नोट्स को समझने के लिए आपको उस विद्यार्थी जैसा दिमाग लगाना पड़ेगा, तब आप उस नोट्स को समझ सकते हैं।
अन्यथा आप अपने द्वारा नोट्स बनाइए और अपने ही नोट्स को ज्यादा प्रेफर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करना। अगर अब देखिए यहाँ पे हमने देखा कि हमने नोट्स भी बना लिया, अब विगत 5 वर्ष का पेपर आप ले लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि जो हमने नोट्स बनाया है, जो हमने टॉपिक पढ़ा है, टॉपिक वाइज आप विश्लेषण कीजिए। अगर हम लयकारी की बात कर रहे हैं, अगर जो है कि लयकारी की बात कर रहे हैं, तो लयकारी जो है कि विगत 5 वर्षों में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको उन सभी को देखना चाहिए। और कितने परसेंट अधिक कितने क्वेश्चन जो है कि हर वर्ष लयकारी से पूछे जाते हैं, आपको इसे ध्यान में रखिए। तो लगभग अगर देखें आप तो लगभग 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन के आसपास लयकारी से संबंधित होते हैं। तो लयकारी को देखिए कि अगर लयकारी इतने, तो उसको पहले आप देख लीजिए कि इतने क्वेश्चन लयकारी हैं। तो लयकारी आपकी ऐसी तैयार होनी चाहिए कि 10 क्वेश्चन अगर लयकारी के हैं, 10 क्वेश्चन लयकारी के हैं, तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप श्रुति पढ़ रहे हैं तो श्रुति के बारे में जो पढ़ रहे हैं आप ऐसा पढ़िए कि श्रुति का जो भी प्रश्न श्रुति से पूछा जाए उसका आप जवाब दीजिए, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। टॉपिक टू टॉपिक आपको ऐसी तैयारी करनी है। और कितना परसेंट, कभी कभी ये होता है कि किसी पोर्शन से एक चीज मैं सिलेबस में बताना भूल गया था आप लोगों को, किसी भी सिलेबस से पूरा सिलेबस कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता। आप विगत 5 वर्ष का पेपर उठा के आप देखिए, उसमें कभी भी पूरा सिलेबस नहीं पूछा गया है। आप वो देखिए कि किस पोर्शन से कहां से क्वेश्चन अधिक से अधिक उठाए जा रहे हैं, सबसे पहले उस पर फोकस कीजिए। अगर मान लीजिए कि अगर लयकारी से हमारे पास 15 क्वेश्चन आ रहे हैं और जो कि हमने अवार्ड से संबंधित प्रतिवर्ष अगर अवार्ड से संबंधित 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम ज्यादा समय फोकस 3 प्रश्न पे ना करके हमें उन 15 क्वेश्चन पे करना चाहिए। अगर हम 3 क्वेश्चन पे फोकस करते हैं और 15 में से हमारा जो है कि लगभग 6 क्वेश्चन गलत हो जाता है, और अगर 15 क्वेश्चन हम सही करते हैं और हमारा जो 3 क्वेश्चन हमारा अवार्ड का है, अगर 3 में से अगर हम 1 गलत करते हैं और 2 सही करते हैं, तो भी आपने बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छी तरीके से हम इस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करना चाहिए कि किस पोर्शन से, किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरीके से पूछे गए हैं, और जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उससे संबंधित आप किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। अपने शिक्षक स्वयं बनिए, क्योंकि आप ही प्रश्न पूछिए अपने आप से और आप ही ढूंढिए कि उसके कितने, अगर श्रुति की बात है, श्रुति से संबंधित आप कितने तरीके से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं अपने आप से, उससे उसी तरीके से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और जितने ही तरीके से आपसे ज्यादा तरीके से सोच नहीं सकते हैं, सोचा नहीं जा सकता कि आप जितने तरीके से क्वेश्चन को सोच सकते हो कि श्रुति, भरत ने कितने श्रुति बताई, शारंगदेव ने श्रुति कितने बताए, या पार्श्वदेव ने संगीत समय सार ग्रंथ में श्रुति की संख्या कितना बताया। तो इस तरीके से आप देखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है रिवीजन करना। अब सभी बातें हो गई कि हमने जो है कि सब कुछ कर लिया, विश्लेषण भी कर लिया, पढ़ भी लिया, और अब आता है रिवीजन करना। रिवीजन हमें कब करना चाहिए, कब हमें शुरू करना चाहिए रिवीजन करना? रिवीजन आप जब आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विद इन 2 मंथ्स या 2.5 मंथ, 2 से 2.5 मंथ का समय बचा हो, तब आपको रिवीजन शुरू करना चाहिए। रिवीजन आपको करना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा है, क्या क्या आपने नोट्स, और रिवीजन आप अपने द्वारा जो नोट्स बनाया गया है उसके द्वारा ही आप रिवीजन करें। फिर आप किताब को मत छूइए, आप किताब को मत टच कीजिए जो आपने पढ़ा है। आपने जो नोट्स तैयार किया है उस नोट्स के आधार पे आप अपना रिवीजन कीजिए। फिर आता है विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करना। जब आप रिवीजन कर रहे हैं उसी समय से आपको
पिछले विद इन 5 to 6 ईयर्स क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं। 5 से 6 साल का जो क्वेश्चन होता है उसी को आपको सॉल्व करना शुरू कर देना चाहिए। और क्वेश्चन पेपर भी जब आप सॉल्व कीजिए तो एक क्वेश्चन में 4-4 विकल्प होते हैं, उन 4 विकल्पों पर भी आप प्रकाश डालिए। आपके एक क्वेश्चन से 4-4 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, 4-4 विकल्प आपके सही हो सकते हैं। एनी डाउट किसी को? अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो विगत वर्षों के सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल के कहाँ से मिलेंगे, कैसे, मतलब कहाँ से मिलेंगे? ये वेबसाइट पे मिलेंगे, यूजीसी नेट की जो वेबसाइट है। अगर आप नेट एग्जाम देना चाहती हैं तो यूजीसी नेट की वेबसाइट है, वहां से आपको 5 इयर्स का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहता है, वहां से आप देख सकते हैं। एक चीज और ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग कि जितने भी, क्योंकि हर वर्ष आप जब सिलेबस देखिए, पैटर्न देखिए, तो क्या ये भी चेक करते रहिए क्या पैटर्न में कोई बदलाव तो नहीं हुआ है, क्या सिलेबस में हमारे कुछ चेंजिंग तो नहीं हुई है, कि हम केवल पुराना सिलेबस पढ़ते जा रहे हैं और नए सिलेबस में हमारे कुछ भी नहीं है, नया सिलेबस हमने देखा ही नहीं। तो आपको पुराने सिलेबस के साथ साथ जब भी फॉर्म आए या सिलेबस नया अपलोड हो तो उसे एक बार आप डाउनलोड करके पुराने सिलेबस से टैली कर लीजिए कि कोई इसमें परिवर्तन तो नहीं हुआ है। अगर परिवर्तन हुआ है तो उसको आप नए सिलेबस को एफर्ट कीजिए, नए सिलेबस के द्वारा अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है यूजीसी केयर लिस्ट में जो संगीत पत्रिकाओं के नाम, कौन कौन से यूजीसी केयर लिस्ट में पत्रिकाएं हमारी सम्मिलित हैं, उनके भी नाम और किन किन पत्रिकाओं को हमें पढ़ना चाहिए। अब देखिए, इसमें जो यूजीसी केयर लिस्ट में है, संगीत गैलेक्सी है, नाद नर्तन, श्रुति, वागेश्वरी, भैरवी, संगीतिका, ये और इत्यादि और भी यूजीसी केयर लिस्ट में सम्मिलित पत्रिकाएं हैं, क्योंकि हमने विशेष रूप से इतने ही पत्रिकाओं का यहाँ पे नाम दिए हैं। तो इन पत्रिकाओं को भी आपको अध्ययन करना चाहिए बीच बीच में, कि अगर आपको अच्छे आर्टिकल्स मिल जा रहे हैं तो संगीत गैलेक्सी जो है ये ऑनलाइन पत्रिका है, ई जनरल है। नाद नर्तन, श्रुति, वागेश्वरी, भैरवी और संगीत का जो है ये पब्लिश होती है और ये ऑनलाइन आपको अवेलेबल हो जाती है ये पत्रिका संगीत गैलेक्सी। तो आप इन पत्रिकाओं को भी आप अध्ययन कर सकते हैं और इनमें जो आर्टिकल अगर ताल के ऊपर या कर्नाटक संगीत के ऊपर या रागों के ऊपर कोई आर्टिकल लिखा गया है तो आप उस आर्टिकल को जरूर पढ़ें। तो इससे आपको जिन विद्वानों के द्वारा आर्टिकल लिखा गया है उनके मत भी आप ले सकते हैं। उन्होंने क्या कहा है, राग के बारे में क्या कहा है, ताल की जाति के बारे में क्या कहा है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है सर, ये पत्रिकाएं मिल जाएंगी, पत्रिकाएं आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। जैसे कि आप संगीत गैलेक्सी है, वो जो है कि नेट पर उपलब्ध है। आप संगीत गैलेक्सी की वेबसाइट पे आप सर्च करके आप वहां से जाके वो पत्रिकाएं आप ले सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइट हैं जहां से आप पुस्तकों को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। ये पुस्तक भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे पहला ePustakaLay.com है, यहाँ से आप जितनी भी पुरानी पुस्तकें हैं इस साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ई बुक अवेलेबल रहता है इस साइट से, ये ऐप भी है इस पुस्तकालय करके, तो यहाँ पर भी आप उपलब्ध प्राप्त कर सकते हैं जो आपके ई बुक है, ई बुक। और पुरानी पुस्तकें हैं, नई तो है ही, इनके साथ साथ पुरानी भी पुस्तकें इस पुस्तकालय वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। फिर आता है exoticindiaart.com। इस वेबसाइट से आप जो है कि जो भी पुस्तक आप खरीदना चाहते हैं, पुरानी पुस्तकें, ग्रंथ आपको इस वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। आता है indianculture.gov.in। इस पर जो है कि आप इस वेबसाइट को ऐप भी है, तो यहां से आप जो है कि अवनतवाद
पुस्तकों के बारे में पढ़ सकते हैं। अवनद काफी इंस्ट्रूमेंट के बारे में इस वेबसाइट पर दिया गया है। अवनदवाद, घनवाद, तत्ववाद, सुशीलवादों के बारे में विस्तृत दिया गया है इस वेबसाइट पर। फिर संगीत galaxy.co.in, ये इन पे जो संगीत गैलेक्सी पत्रिका है, ये सभी पत्रिकाएं, जितनी भी आप पत्रिकाएं छपी हुई हैं, जितनी भी अब तक पब्लिश हुई हैं संगीत गैलेक्सी द्वारा, वो सभी अवेलेबल है। और ये रेफरेंस जनरल है, केयर लिस्ट में सम्मिलित है यूजीसी के। तो ये भी एक बहुत अच्छी पत्रिका है। यहाँ से आप सभी लोग इस वेबसाइट पे जाके आप उन पत्रिकाओं का अध्ययन भी कर सकते हैं। अगर आप अपना आर्टिकल या शोध पत्र आप पब्लिश करवाना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से संपर्क करके आप अपना शोध पत्र भी पब्लिश करवा सकते हैं। फिर आता है शोधगंगा inflibnet.ac.in, शोधगंगोत्री.in, inflibnet.ac.in। ये सभी जो है कि इसमें आपके शोध प्रबंध, शोध पत्र, ये सभी जो है कि इस पे अवेलेबल रहते हैं। आप यहां से जो है ले सकते हैं। अब notnull.com जो है, यहां से भी आप पुस्तकें खरीद सकते हैं। ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप वहीं पे पुस्तक खरीद सकते हैं और वहीं पे पुस्तकें पढ़ी जा सकती हैं। तो आप लोग यहाँ से भी पुस्तकें खरीद सकते हैं और पढ़ सकते, खरीद के आप वहां पे पढ़ सकते हैं। एक है www.adhyanbook.com, यहाँ से भी आप लोग पुस्तकों को खरीद सकते हैं। इस वेबसाइट के माध्यम से भी आप पुस्तक खरीद सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए कि तैयारी करते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उससे पहले जो है कि एक चीज छूट गया था, उसको मैं बताना चाहूंगा कि म्यूजिक करेंट्स अफेयर जो होता है, जो जैसे कि विगत वर्ष में किस कलाकार को पद्मश्री, पद्म भूषण प्राप्त हुआ है और किस कलाकार के भी विगत में डेथ हुआ है। तो जो म्यूजिक संबंधित करेंट्स हो रहे हैं, करेंट्स हैं, इनके बारे में भी आप अपडेट रहिए, अपने आप को अपडेट कीजिए। न कि पुरानी चीजों, पुराना ही लेके मत बैठिए कि आपका जो भी घटनाएं म्यूजिक संबंधित घट रही है। अभी जैसे कि मोदी जी ने पंडित जसराज जी के समय पर एक अभी उद्घाटन किए हैं, तो उन सभी को भी आप देखते रहिए, करंट से अवगत रहें और अपने आप को अपडेट रखें। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि तैयारी करते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखने योग्य बातें। पहली चीज कि कम अध्ययन करिए, लेकिन अच्छे से अध्ययन करिए। आप ये नहीं कि आप खूब ढेर सारा आपने पढ़ लिया और आपने कुछ समझ में ही नहीं आया, तो आप उतना ही अध्ययन कीजिए, जितना भी करें आप अच्छे से अध्ययन कीजिए। अगर आप श्रुति पढ़ रहे हैं तो श्रुति को ही अच्छे से पढ़िए, आप उसके अतिरिक्त अन्य टॉपिक को मत टच कीजिए जब तक वो टॉपिक आपका डाउट पूरी तरीके से दूर ना हो। तो दूसरे टॉपिक को छूने की जरूरत नहीं है जब तक, और कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, अच्छे से अध्ययन कीजिए। दूसरा, सुबह उठकर अध्ययन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है, सुबह उठने का मतलब ये है कि आप लगभग 5 बजे आप बिस्तर छोड़ दीजिए, 5 बजे, 4:30, 5:30 बजे आप बिस्तर छोड़ दीजिए। 4:30 उस समय की जो इन्वायरमेंट होता है वो आपको कंसंट्रेट करता है, कोई शोरगुल नहीं होता है। तो सबसे जो पढ़ने का अच्छा समय होता है, उस समय आप अपना अध्ययन कीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट, रियाज भी करें। अगर आप 1 घंटा आपने पढ़ा, उसके बाद जो है कि आप रियाज कीजिए, रियाज भी करें बीच में, जिससे आपका मन एकाग्र भी होगा और आप बोर नहीं होंगे पढ़ने से। अध्ययन के बीच में, अध्ययन के मध्य में रेस्ट, आराम लेना चाहिए। कि ये नहीं कि हमारा मन हुआ कि हम अच्छे से पढ़ रहे हैं और लगातार 4-4 घंटे, 5-5 घंटे कंटिन्यू पढ़े जा रहे हैं। नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें ऐसा करना है कि अगर हम 4 घंटे का शेड्यूल है तो 4 घंटे में 1 घंटे आप पढ़िए, 1 घंटे पढ़िए, फिर रेस्ट लीजिए, फिर आप बाद में पढ़िए। क्योंकि वो आपका जोश बना हुआ होना चाहिए।
जितना ही आप एनर्जी से पढ़ते हैं उतना ही जरूरी होता है आपको रेस्ट करना। रेस्ट करने में भी आपको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी के बाद आप नए एनर्जी के साथ आप जाके अध्ययन कर सकते हैं आप सभी। तो जैसे कि आपने 1 घंटे पढ़े, तो रेस्ट जो है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें रेस्ट कितना लेना चाहिए। और ये नहीं कि हमने 1 घंटा पढ़ा तो 4 घंटे का रेस्ट ले लिया या 6 घंटे का रेस्ट ले लिया, तो ऐसा भी हमें नहीं करना है। हमें एक निश्चित, अगर मान लीजिए 1 घंटे हम पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे को आप 4-4 खंडों में विभक्त कर लीजिए। अगर 25 मिनट बाद आप 5 मिनट का रेस्ट लीजिए, तो लगभग 1 घंटे में आप 15 मिनट का रेस्ट लीजिए, तो वो ड्यूरेशन आपका 1.25 घंटे का हो जाएगा। तो हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का रेस्ट लीजिए, हर 25 मिनट के बाद आप 5 मिनट का रेस्ट लीजिए। तो ये इसको चरणों में आप विभक्त कर सकते हैं इस तरीके से, और अपनी सुविधा अनुसार आप अपने रेस्ट रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट, पौष्टिक भोजन और व्यायाम करें। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए सबसे बहुत जो जरूरी होता है आप स्वस्थ रहें। आप अगर स्वस्थ हैं तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप अपना 100% आप दे पाएंगे। और अच्छे से भोजन कीजिए, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए, रियाज करने के लिए आपको पौष्टिक भोजन की जरूरत है, और अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए व्यायाम और योगा की जरूरत है। तो हमें एकाग्रचित होने के लिए व्यायाम करना चाहिए और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। हमें ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए कि ऐसे भोजन करके हम पेट खराब कर लें, पेट हमारा खराब हो जाए, तो फिर हमारा तो 4 दिन का काम गया। फिर 4 दिन हमने तो पढ़ा ही नहीं, फिर कुछ, तो फिर वो हमारा जो टाइमिंग, जो हमारा शेड्यूल होता है वो फिर खराब होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, पौष्टिक भोजन लेना है और व्यायाम करना है और अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है, सकारात्मक विचार रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। ऐसा नहीं कि हमने यार पेपर जो है कि पेपर कैसा आएगा, पेपर बहुत टफ होगा, या किसी ने कह दिया कि पेपर बहुत इस बार टफ आने वाला है, तो आप नेगेटिविटी मत लाइए, आप सकारात्मक विचार रखिए। जो भी होगा आप पेपर के बारे में कतई ना सोचिए, आप पूरा फोकस कीजिए अपने पढ़ाई पर पूरी तरीके से फोकस रखिए और पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। आपने पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपने कम मार्क्स लाए, फेल हो गए, नहीं हो पाया, तो हमें नहीं सोचना है, जो बीत गया है उसे हमें जिक्र ही नहीं करना है अपने लाइफ में, उससे हमें आगे बढ़ना है और अपने विचारों पर जो है कि सकारात्मक सोच रखनी है कि हमें इसको किस तरीके से, जो हमने गलतियां किया था पिछले एग्जाम में, उसे कैसे हम निपटे, निजात कैसे पाए उन सभी चीजों से। तो हमें इस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। तो सकारात्मक विचार रखें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें। नेक्स्ट, समय समय पर मार्गदर्शन जरूर लें। जो भी आपके गुरु हों या आपके सीनियर हों, समय समय पर जो आपने पढ़ा उसका मार्गदर्शन आप लोग जरूर लीजिए। क्योंकि मैं भी जब अध्ययन करता था, तो अभी भी अध्ययन करता हूँ, पूरा नहीं हो चुका है मेरा अध्ययन, और मैं भी सभी गुरुजनों से मार्गदर्शन प्राप्त करता था और आज भी करता हूँ। अगर मैं कहीं फंसता हूँ तो हमारे साथ आदरणीय प्रोफेसर गौरांग सर हैं, तो हम गौरांग सर को फोन करते हैं और सर हमारे हर जहां पे भी मैं फंसता हूँ वहां से हमें निजात देते हैं, हमें उस समस्याओं से मुक्ति देते हैं। सभी गुरु, जितने भी आपके गुरु हैं, और बहुत बीएचयू के प्रोफेसर, जैसे कि आपको किन किन लोगों से मार्गदर्शन लेना चाहिए, प्रोफेसर भाले गुरु जी, प्रोफेसर अनिल बिहारी व्यवहार सर खैरागढ़ से, डॉक्टर पार्थ चक्रवर्ती सर खैरागढ़, डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा सर लखनऊ, और डॉक्टर गौरांग सर बड़ौदा, डॉक्टर अजय अष्टपुत्रे सर बड़ौदा, प्रोफेसर जो डीन है, डीन बड़ौदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राजेश केलकर सर, डॉक्टर गुलशन सक्सेना मैम फतेहपुर, प्रोफेसर प्रवीण उद्धव सर वाराणसी, डॉक्टर अमित वर्मा सर शांति निकेतन, डॉक्टर हरिओम हरी सर खैरागढ़, प्रोफेसर ब्रिजरानी शर्मा अलीगढ़, प्रोफेसर अनुपम महाजन दिल्ली, प्रोफेसर मांडवी सिंह खैरागढ़, प्रोफेसर मणिकंदन दिल्ली, डॉक्टर रवि शर्मा दिल्ली, डॉक्टर विधि नागर वाराणसी, प्रोफेसर पारुल शाह
डॉक्टर राजेश शाह वाराणसी, डॉक्टर सब्यासाची कलकत्ता, डॉक्टर अमी पांड्या बड़ौदा। आप इन सभी गुरुजनों से आप अपना मार्गदर्शन ले सकते हैं और लेना चाहिए। हमें इन सभी बड़े बड़े गुरुजनों के सानिध्य में हमें रहना चाहिए। जहां भी हमें दिक्कतें आए हमें इनसे जरूर संपर्क करना चाहिए। और मैं हमेशा करता हूँ इसमें जो है कि वोकल, तबला, सितार और कथक सभी गुरुजनों का नाम मैंने बताया कि जो कि विद्वत है और इनसे समय समय पर मैं भी मार्गदर्शन लेता रहता हूँ। और आप सभी लोग भी इन सभी गुरुजनों से जुड़े और मार्गदर्शन जरूर लें आप सभी लोग। और मैं गौरांग सर से अनुरोध करूंगा कि भविष्य में इन सभी बड़े गुरुजनों को आमंत्रित करें इस जैसे व्याख्यान पे, जिससे बच्चे लाभान्वित हों। और नेक्स्ट पॉइंट, हेलो जी। और एक मिनट, सबसे ज्यादा जो है कि अपने ऊपर विश्वास रखें कि ऐसा नहीं कि हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं सोचना है। हमें बस अपना 100% देना है और अपने लिए पढ़ना है। अपने ऊपर पूरा विश्वास कीजिए। जो काम हम करने के लिए आगे आए हैं वो काम हम जरूर करेंगे और होगा आपसे। और आप जितने भी विद्यार्थी हैं यहाँ पे, मेरा निवेदन है विद्यार्थियों से कि आप सभी अपने डिक्शनरी में नई शब्द का प्रयोग मत कीजिएगा, कभी भी नई शब्द का प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द होता है जिसपे आपको निगेटिविटी की तरफ ले जाता है। आप प्रयास कर सकते हैं, आप बोलिए कि मैं प्रयास कर रहा हूं, ये कि मुझसे ये हो नहीं सकता, मैं कर नहीं पाऊंगा, ये मैं कभी कर नहीं सकता, मैंने कभी किया नहीं, तो ऐसा मुझे नहीं सोचना है। हमें पॉजिटिव रखना, अपने आप को विश्वास रखना कि हम ये कर सकते हैं। यू कैन डू इट। कोई भी एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम नहीं होता है। बस अपने आप को उस एग्जाम के तहत रखिए और जरूर आप सभी सक्सेस होंगे। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जो भी पढ़िए आप एग्जाम अपने लिए पढ़िए। एग्जाम तो सेकेंडरी है, अपने नॉलेज के लिए पढ़िए। आप जब नॉलेज आपको होगा तो ऑटोमेटिक है कि कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। आप अपने लिए पूरा जो भी आप श्रुति के बारे में पढ़े तो आप अपने नॉलेज के लिए पढ़िए, ना कि एग्जाम के लिए। एग्जाम का इफेक्ट आप अपने लिए पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक है कि तैयारी होगी। जो भी आप टॉपिक चयन कीजिए, चाहे आप श्रुति पढ़िए, चाहे फरमाइशी चक्रधार पढ़िए, और ऐसा पढ़िए कि दोबारा उस टॉपिक पे जाने की कोई आवश्यकता ही ना हो। दोबारा ऐसा पढ़िए। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं। और तैयारी करते समय हमें क्या नहीं करना चाहिए, हम इस पे बात देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है कि पढ़ाई करते समय हमें फोन, लैपटॉप इत्यादि उपकरण को अपने से दूर रखना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि हम तैयारी कर लें, फोन हमारे पास में है और उससे किसी का मैसेज और साइलेंट भी नहीं है, और तो हम तुरंत मोबाइल उठा के देखते हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन भंग होता है। तो कम से कम विदिन 10 मिनट्स या अपने जहां पे बैठ रहे हैं वहां से दूसरी तरफ आप रखिए। तो उस तरीके से। और लैपटॉप, कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर लैपटॉप में हमारा ई बुक रहता है तो हम कैसे पढ़ें अगर हम लैपटॉप नहीं यूज करते हैं। देखिए, ई बुक होता है, लेकिन अगर आपके पास पीडीएफ फॉर्म है तो पीडीएफ फॉर्म को आप फोटो प्रिंट आउट करवा लीजिए, प्रिंट आउट से पढ़िए, न कि आप लैपटॉप से। आप अपने आंखें खराब ना करें, आप जो है कि लैपटॉप से पढ़ें। तो लैपटॉप में प्रिंट आउट निकाल के उसको पढ़ें। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि अध्ययन करने का एक निश्चित स्थान होना चाहिए आपका। आप ऐसे जगह पे अध्ययन ना करें कि जहां पे 4 लोग 5 लोग आपस में बातें कर रहे हैं और आप वहीं पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो डिस्टरबेंस होता है। कोई भी आप स्थान चयन कर लीजिए, ये नहीं कि आपका घर ही हो और आपका स्टडी रूम अलग हो, ऐसा नहीं। आप जहां भी आपको एकांत मिले आप वहां पे अपना अध्ययन कीजिए। आप वहां पे अध्ययन कीजिए जिससे आपका कंसंट्रेशन भंग ना हो और आप अच्छी तरीके से पढ़ सकें। नेक्स्ट,
परीक्षा की तैयारी करते समय अनावश्यक विचारों से बचे। क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि परीक्षा की तैयारी करते समय अनावश्यक बातों से, विचारों से बचना चाहिए। कि अगर कोई कह दिया कि भाई जो है कि पिछले साल बहुत सरल क्वेश्चन था और इस बार देखिए बहुत टफ क्वेश्चन आने वाला है, बहुत ही टफ क्वेश्चन आएगा, तो इससे आपको बचना है, दूसरे के विचारों से कि कोई कौन क्या कहा जा रहा है, क्या नहीं कहा जा रहा है, आप खुद देखिए। अगर कोई कहता है कि नहीं ये इस तरीके, आप खुद उस साइट को विजिट कीजिए और वहां पे आप देखिए कि क्या वहां पे जो चीजें बताई जा रही क्या वो सही है, आप उसको विजिट कीजिए। और अनावश्यक विचारों से आप बचिए कि जो लोग आपको हतोत्साहित कर दें, निगेटिविटी लोगों से, जो लोग नकारात्मक सोच रखते हैं उनसे दूरी थोड़ा सा बना के रखें, तो आपके लिए ज्यादा उपयोगी होगा। पॉजिटिविटी की तरफ जाइए, निगेटिविटी की तरफ न जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है परीक्षा की तैयारी करते समय अफवाहों से बचें। बहुत सारे अफवाह उड़ते हैं कि यहाँ परीक्षा कैंसिल हो गई, यहाँ वो परीक्षा कैंसिल हो गई, नेट का सिलेबस बदल गया, या यूपी टीजीटी पीजीटी या केवीएस एमजीएस का सिलेबस परिवर्तित हो गया। तो आप उनकी वेबसाइट को आप विजिट करें और आप वहां पे देखिए, अफवाहों से बचें, इन अफवाहों से। नेक्स्ट है, अब हम किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उस पर थोड़ा बात करेंगे। तो देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न, जैसे आपके समक्ष पूछ दिया गया कि 3 तार्किक वार एक बार में बोलने पर कितनी मात्रा में आएगी? 9 से 1/4, 11 से 2/3, 12 से 1/3, 12 से 4/5। आपको कम समय लेना है किसी भी क्वेश्चन पे। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके डाउट क्लियर है तो पूरी तरीके से आप मिनिमम ये 5 से लगभग 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन होता है, कम जा सकता है। तो इसमें से कोई विद्यार्थी बताएगा कि 3 तार्किक वार को एक बार अगर बोला जाए तो कितनी मात्रा में आएगा? कोई भी विद्यार्थी? जी जी बताएं आप लोग। बारह सही 4/5 में आएगी क्या निश्चय? 12 सही 4/5। अच्छा, बाकी लोग भी बताएं। चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन केवल यहाँ पे पैटर्न देख रहे हैं, किस तरीके से पैटर्न पूछा जाता है। 11.2/3 होना चाहिए। 11 सही 2/3 होना चाहिए। यस सर, डी ऑप्शन सही है। 12 सही 4/5। अच्छा सर बी ऑप्शन सही है। सर डी ऑप्शन सही है सर। डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन इज राइट। 12 सही 4/5। तो इसके लिए यहाँ पे आदरणीय गौरांग सर हैं, उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। नहीं, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर कुआड़ बताई गई है तो 5 तो नीचे है छेद में, तो वही जवाब सही होगा, बाकी तो कहीं 5 है ही नहीं। तो ये भी नॉलेज अगर आपको दिमाग में होनी चाहिए बात कि कुआड़ यानी क्या, याड़ यानी क्या, आड़ यानी क्या। तो नीचे 5 है तो 5 कुआड़ पर होगी, ठीक है। तो इसीलिए ये जवाब, तो ये भी सोच रखनी चाहिए साथ में। अनीश जी। हाँ जी सर, यहाँ पे अब आपने सॉल्व किया, लेकिन आपको टाइम बचाना है। यहाँ पे आपको टाइम कैसे बचेगा ये भी आपको देखना है कि भाई कुआड़ का जो अंश होता है, जो हर होता है, डिनोमिनेटर जो होता है वो 5 होता है। तो आप पहले ये देखिए कि किस भिन्न में 5 नीचे है, तो जिस भिन्न में आपका 5 नीचे है आप लगा दीजिए, बेहिचक लगाइए, वो क्वेश्चन राइट होगा आपका। आपको सॉल्व करने की भी जरूरत यहाँ पे नहीं होगी। अगर आर पूछता तो आप सॉल्व करते, क्योंकि आर 2 है लेकिन आर अलग आएगा। लेकिन अगर कुआड़ पूछा जा रहा है तो दिन में 5, देखिए 5 दिख रहा है यहाँ पे, आप सीधा सीधा डी ऑप्शन को राइट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट तरीके से, जैसे संगीत समय सार ग्रंथ में कितनी श्रुति का उल्लेख मिलता है? 45, 66, 22, 7।
तो संगीत समय सार में जो है कि 66 श्रुतियों का उल्लेख मिलता है टोटल, 66 श्रुति का, और 22 जो है कि अन्य ग्रंथों में, संगीत रत्नाकर और भरत के नाट्यशास्त्र इत्यादि ग्रंथों में। क्योंकि आपको यहाँ ये भी देखना है कि आप इस तरीके से भी देखिए कि किन ग्रंथों में 22 श्रुतियों का उल्लेख किया गया है और किन में 66 श्रुतियों का उल्लेख मिलता है। इस तरीके से भी आप देखिए तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी कि 22 इन ग्रंथों में है और 66 इन ग्रंथों में है। नेक्स्ट, भरत के नाट्यशास्त्र में कितने रसों का वर्णन किया गया है, कोई बताएगा इस? 8 रसों का। 8 रसों का वर्णन भरत के नाट्यशास्त्र में किया गया है। लेकिन वहीं पे अभिनव गुप्त ने, अभिनव भारती जो टीका लिखी गई है नाट्यशास्त्र में, उन्होंने एक रस और बताया है, शांत रस। तो टोटल इस तरीके से भी हमें देखना है, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भातखंडीय पद्धति में मंद्र है, यहाँ पे प्रिंटेड है मंद्र है, ये मंद्र सप्तक के लिए स्वर के लिए चिन्ह है, कौन सा चिन्ह होता है? स्वर के नीचे ऑप्शन ए। अब देखिए यहाँ पे एक ताल से संबंधित है कि गणेश ताल में कितनी मात्रा होती है, तो इस तरीके का भी क्वेश्चन है। 18 ठीक है। अब देखिए ये आपके पास गणेश ताल में कितनी मात्रा होती है, इसे भी आपको देखना है। लेकिन जो ये 4 विकल्प और 3 विकल्प और दिए गए हैं, 17 मात्रा की ताल कौन होती है, 15 मात्रा की ताल कौन होती है, 14 मात्रा की कौन सी ताल होती है, इसे भी आपको देखना है। जिससे आपके 18 को गणेश आपने बता दिया, 17 मात्रा की ताल कौन कौन सी होती है, 15 मात्रा की कौन कौन सी, उसे भी आपको देखना है। 17 शिखर हो गई और 15 फरोदस ताल 14 मात्रा, पंचम सवारी 15 इत्यादि 14 मात्रा। ठीक है। अब आता है कि पंडित ओमकारनाथ ठाकुर द्वारा लिखित पुस्तक, इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है कि ऑप्शन में रहेगा प्रणव भारती, अभिनव गीतांजलि, संगीतांजलि, भरत का संगीत सिद्धांत। आपको एक तरफ विकल्प दिया गया है कि ए ABC, बी BD, C AC और D CD। इस तरीके का भी क्वेश्चन ऑप्शन ए और संगीतांजलि, ये जो पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है ये राइट है। अब देखिए अभिनव गीतांजलि किसने लिखा है, ये भी आप देखिए। भरत का संगीत किसने लिखा, भरत का संगीत सिद्धांत किसने लिखा है, ये भी आप देखिए। इस तरीके से भी आप तैयार करें, जो चारों ऑप्शन दिया गया है उसको भी आप लोग तैयार करें। नेक्स्ट है निम्न तालों को उनके विभागों के आधार पर दिए गए तालों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। त्रिताल, एक ताल, रुद्र ताल, रूपक। आपको विभागों के आधार पर क्रम में करना है, सही क्रम में, सीक्वेंस में। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको पुटअप किया जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो आप देखिए रूपक ताल 3 विभाग, त्रिताल 4 विभाग, एक ताल 6 विभाग, रुद्र ताल 11 विभाग। तो आप देखिए कौन सा क्रम आपका बढ़ते हुए क्रम है। तो देखिए आपका डी, फिर ए, फिर आपका बी, फिर आपका सी। तो इस तरीके से आपका बी ऑप्शन इज राइट है। और इसी के साथ ये हमारा थैंक यू आप सभी लोगों का। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अगर आप सभी का कोई क्वेश्चन हो। सर प्रणाम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर आपको भी बहुत अगर हो कोई प्रश्न हो तो पूछिए। कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर मेरे साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। अनीश जी प्रेजेंटेशन है उसको हटा लीजिए ताकि जी हाँ हाँ। तो अब प्रश्न है तो करिए, आप प्रश्न है तो करिए। सर मैं क्या होता है कि जब रियाज करता हूँ तो रियाज ही करता हूँ, पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता है। तो सर मन को अपने कैसे मैं पढ़ाई में लगाऊं सर, कैसे मतलब वो सर बड़ा चक्कर हो जाता है कि रियाज कर रहा हूँ तो रियाज ही होता है और फिर पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है सर। वो बड़ी समस्या है सर, मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, हो नहीं पाता है मुझसे। अच्छा, तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन सनोज तुमने पूछ लिया है कि देखिए क्या है कि आप
जब आप पढ़ रहे हैं, एक मिनट, में जब आप अध्ययन कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं है कि आप एक ड्यूरेशन बांधिए कि हमें जो है कि इतने घंटे रियाज करना है और इतने घंटे हमको पढ़ना है। आपका ड्यूरेशन होना चाहिए और आप जो है कि उस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ही आप अपने आप को रखिए, सबसे पहली चीज। और आप सबसे पहले ऐसे टॉपिक को चयन मत कीजिए जो आपको अच्छा टॉपिक नहीं लगता। सबसे पहले उन्हीं टॉपिक को चयन करके पढ़िए आप जो आपको जिसमें इंटरेस्ट आता है। अगर आपको जो है कि श्रुति पर इंटरेस्ट आता है तो आप श्रुति से कीजिए, क्योंकि आपको पहले अपने अंदर पढ़ने की ललक पैदा करनी है। आपने कभी पढ़ा नहीं, म्यूजिक के खासकर म्यूजिक के विद्यार्थियों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि हम बहुत सारे बच्चे हैं तो कहते हैं कि सर मैं तो रियाज बहुत कर लेता हूँ लेकिन मैं पढ़ता नहीं हूँ, पढ़ नहीं पाता हूँ। तो आप एक ड्यूरेशन बांधिए कि मुझे भाई 8 घंटे 9 घंटे आप रियाज करिए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके साथ साथ आपको कम से कम अध्ययन भी करिए, जिससे आप अध्ययन जब करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो आप जो है कि अपने प्रयोग में और निखार ला सकते हैं। और अपने लिए पढ़िए, आप ये नहीं कि एक दिन हमने टाइम बना लिया कि हमको जो है कि 8 घंटे हमको 4 घंटे पढ़ना, 4 घंटे मत पढ़िए ना, आप आधे घंटे पढ़िए, 1 घंटे पढ़िए। तो आप जैसे जैसे आपका मन लगना लगे, वैसे पढ़ने में आप रुचि पैदा हो, वैसे वैसे आप अपने ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे। जरूर आज नहीं तो कल आप पढ़ना शुरू कर देंगे। सर टाइम सेट करते हैं तो क्या होता है कि कभी कोई काम आ जाता है तो वो टाइम पर्टिकुलर सेट नहीं हो पाता है सर। प्रभु जी, तो वो मैं कहूँ कुछ? हाँ सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक आदत ऐसी डालिए कि सोने से पहले, सो जाए आप रात को, उससे पहले 1 घंटा पढ़ना है बस, और कुछ नहीं। उसके बाद अपने आप ये जो लगन है वो आपकी रियाज में तब्दील हो जाएगी। तो आप सोना, जब सो जाना रात को सोते हैं, उससे पहले 1 घंटा पढ़ने की आदत बनाए अपने आप, क्योंकि वो समय रियाज का भी नहीं होता है, लेकिन वो समय होता है हमारा टीवी देखने का। वो टीवी का जो समय है उसको आप कैंसिल करके मेरे रूम में टीवी नहीं है सर। देखिए, एक बात बताऊं मैं, इसके लिए हर चीज के लिए मन होना चाहिए। मन हो तो आगे जाएंगे, नहीं तो कहीं भी नहीं जाएंगे। इसलिए मन बनाइए, मत ऐसा सोचिए। ये अनीश जी ने भी कई सारी चीजें बताई है, उसमें बताया उन्होंने कि भाई अपने आप को बनाने की कोशिश करिए, मन बनाने की बात करें, ठीक है। अगर आप ऐसा ही सोचते रहेंगे, उन्होंने बताया कि पॉजिटिव सोचना है, तो आप नेगेटिव मैं कर ही नहीं पा रहा हूं तो नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनको मैं विनती करूंगा कि हमारा शास्त्र एक बड़ा जबरदस्त एक चीज है जो हमें डेवलप करता है, उसको पढ़ने की आप आदत डालिए। कम से कम 1 घंटा, यानी रात को सोते पहले हम ये आदत बना लेंगे तो अपने आप ही हो जाएगा। अनीश जी प्लीज कहिए, किसी का और प्रश्न हो तो किसी का। नेक्स्ट, हाँ साइना जी, आपने राइट हैंड किया था, आपका क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन? नमस्कार। हाँ जी सर। जी सर, एक क्वेश्चन था। सर 2 क्वेश्चन मुझे पूछने हैं। पहला तो ये है कि सर हम जब किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके विभिन्न मत दिए होते हैं, अलग अलग मत दिए होते हैं, और फाइनल एक यूजीसी ने आंसर माना होता है जो कभी कभी सही नहीं होता है। उस परिस्थिति में हम कौन से क्वेश्चन को सही मानेंगे? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि कभी कभी हम पढ़ रहे हैं। जवाब देंगे फिर आप दूसरा कीजिए। जी सर। देखिए पूजा जी, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि विभिन्न मत होते हैं, तो आप सभी मतों को पढ़िए, ठीक है, सभी मत को पढ़िए। जैसे कभी कभी हम पढ़ते हैं कि यति के भेद होते हैं, 3 भी होते हैं, 5 भी होते हैं। आधुनिक काल में 5 और प्राचीन काल में हम 3 भेद देखते हैं। लेकिन अब वहां पे किस आधार पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है? अगर आपको आधुनिक काल के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है तो आप अकॉर्डिंग टू आधुनिक काल कीजिए। अगर आपको प्राचीन काल के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है तो प्राचीन काल के अकॉर्डिंग लगाइए। लेकिन मत आपको सभी को जानना है,
आपको उसमें भ्रमित नहीं होना है। इसीलिए मैं कहा कि आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है कि किस विद्वान का क्या कॉन्सेप्ट था उसके थ्रू। अब आपको पूछ दिया कि मान लीजिए कि पूछ दिया गया यति के भेद होते हैं, अगर आपको 3 और 5 दोनों आपको दे दिया गया तब आप क्या करेंगे? तब आप अगर आप 3 लगाते हैं, अब डिपेंड करता है कि एग्जामिनर द्वारा क्या आंसर सेट किया गया है, क्योंकि दोनों राइट है, क्योंकि वहां पे ना प्राचीन काल दिया गया है, ना आधुनिक काल दिया गया है, ना मध्य काल दिया गया है, कोई भी ईयर आपको इंडिकेट नहीं किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू अब वहां पे एग्जामिनर ने जो आंसर सेट किया होगा वो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग ही वो राइट होगा। है दोनों राइट, या तो आपको इस तरीके से देगा कि ए और बी, जिस तरीके से 2 ऑप्शन आपको देंगे कि यति के भेद है 5 भी हैं और 3 भी हैं, तो ए और बी राइट है, बी सी या सी बी, इस तरीके से भी आपको ऑप्शन दे सकता है। तो आपको सभी मतों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए अपने आंसर को वहां पे देना है जवाब। ऐसा कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन कुछ और कह रहा है और हम जवाब कुछ और दे के आते हैं, ये दिक्कतें होती हैं। समझ में आया पूजा जी? जी सर। ओके, हाँ ये तो कुलकर्णी जी आपका क्वेश्चन था। हाँ, मैं चिन्मया विश्वविद्यापीठ में असिस्टेंट प्रोफेसर तौर पे मैं काम करता हूँ एक्चुअली। जी सर। मेरा ए ग्रेड है आकाशवाणी का, उसके ऊपर मुझे नौकरी मिले है। तो मेरा जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो मास्टर ऑफ कॉमर्स है, मास्टर ऑफ कॉमर्स। तो मैं नेट म्यूजिक के ऊपर दे सकता हूँ क्या? देखिए एलिजिबिलिटी क्या मांगता है, पहले तो आप जब फॉर्म यूजीसी नेट का आता है तो आप उसमें देख लीजिए कि एलिजिबिलिटी क्या कहता है। नहीं, एक्चुअली यूजीसी में सिखाने के लिए अलाउड है ए ग्रेड के जी, लेकिन नेट मुझे वही पता नहीं है कि नेट एग्जाम में दे सकता हूँ क्या नहीं। सिखाने के लिए अलाउ है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अलाउ शायद नहीं है। ये आदरणीय गौरांग सर अच्छे से बता सकते हैं इसके बारे में। आप नेट एग्जाम दे सकते हैं, आप कभी भी दे सकते हैं। और आपको अगर या अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की तौर पर जॉब कर रहे हैं तो आगे आपको प्रमोशन के लिए डॉक्टरेट पीएचडी करना पड़ेगा, या तो कोई भी अगर आपने मास्टर्स की है रिलेवेंट सब्जेक्ट में, तबला में, वोकल में, डांस में, कहीं भी जिसमें आपने किया हुआ है मास्टर्स, नहीं मास्टर्स मेरा कॉमर्स के ऊपर है मास्टर। तो अभी नहीं है इस विषय में तो क्योंकि रिलेवेंट सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं नेट एग्जामिनेशन। नहीं, मुझे कॉमर्स के ऊपर नहीं करना है, म्यूजिक के ऊपर ही। नहीं तो आपको मास्टर्स डिग्री करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। आपको नेट करने के लिए किसी भी विषय से, अगर आप वोकल या तबले से नेट करना चाहते हैं तो पीजी होना जरूरी है, मोस्ट है पीजी होना। आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना ही पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन जिस स्ट्रीम से आप पोस्ट ग्रेजुएशन है उसी स्ट्रीम से आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं। अब तबले में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो आप तबले में नेट नहीं दे सकते। आपका ए ग्रेड होना तबले में या तो गायन में वो एक अलग बात है, और रिलेवेंट सब्जेक्ट में नेट देना है वो एक अलग बात है। अब आपकी यूनिवर्सिटी में ये अगर प्रावधान है कि ए ग्रेड व्यक्ति को आप तबले के ले सकते हैं, यूजीसी गाइडलाइन में है। नहीं क्वालिफिकेशन वो जो है यूजीसी गाइडलाइन में वो है ट्रेडिशनल आर्टिस्ट की तौर पर आपको वो उसमें लिखा गया है। तो आप ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटी की जो आपके रूल्स रेगुलेशन है, लेकिन आपको नेट देना है तो आपको कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर्स होना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है तो करिए, तो उसके बाद हम बस एक प्रश्न लेंगे, उसके बाद हम समापन। मोहन देवांगन जी भैया प्रणाम।
प्रणाम प्रणाम बोलो। भैया मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कि अगर हम लोग थ्योरी की पेपर अपनी निकाल लेते हैं और मैं तबले का विद्यार्थी हूँ, तो क्या मुझे गायन के लिए भी उतना ही रियाज करना पड़ेगा जितना मैं तबले के लिए करता हूँ केवीएस एनवीएस में? देखिए केवीएस, एक चीज मैंने बताना भूल गया था कि अगर आप केवीएस एनवीएस टीजीटी पीजीटी के लिए आप जा रहे हैं तो आप तबला का केवल जो रेशियो होता है 60-40 का होता है। तो सबसे ज्यादा हमें जो अध्ययन करना चाहिए वोकल का करना चाहिए। तबले का आप देखेंगे, एवरेज देखेंगे तो 60-40 का एवरेज आता है। तबले के क्वेश्चन 40% होते हैं लेकिन वोकल के अधिक होते हैं। और अगर हम जो है कि तब केवीएस और एनवीएस का रिटर्न निकाल लेते हैं तो इंटरव्यू में आपको तबले के साथ साथ वोकल भी आना चाहिए, वोकल भी आना चाहिए। और प्रत्येक विद्यार्थी को, चाहे वो तबले का विद्यार्थी हो, चाहे वोकल का हो, चाहे सितार का विद्यार्थी हो, सभी को प्रथम जो 4 यूनिट बताई गई है नेट में, वो चारों यूनिट आपको पढ़ना ही चाहिए। सभी विद्यार्थियों, श्रुति क्या होती है, मूर्छना क्या होता है, ग्राम क्या होता है, ये वोकल तबले के विद्यार्थियों को भी जानना चाहिए। और वोकल के विद्यार्थियों को भी ताल क्या होती है, कायदा क्या होता है, कौन सी रचना अविस्तारशील होती है, कौन सी रचना विस्तारशील होती है, ये सारी चीजें उनको भी जाननी चाहिए। हम ऐसा नहीं है कि हम वोकल कहें तो हमें तबले की आवश्यकता नहीं है, तबले कहें तो वोकल की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है। हम एक दूसरे के पूरक हैं। तबला वोकल, तबले वालों को वोकल भी पढ़ना चाहिए और वोकल को तबला भी पढ़ना चाहिए। और किसी का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? प्रणाम सर। प्रणाम सर, एक क्वेश्चन था कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो आपने बताया कि 1 घंटे के बाद या फिर आधे घंटे के बाद 5 या 10 मिनट का रेस्ट लेना चाहिए। तो उस जब हम रेस्ट के लिए करते हैं तो फिर दोबारा पढ़ने का मतलब मन नहीं करता है या फिर माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो उसके लिए क्या करें उस टाइम में, जो 5 से 10 मिनट का बीच का टाइम होता है, तो उस क्या करें कि माइंड डाइवर्ट ना हो, कुछ ऐसा बताइए। देखिए, जो आप पढ़ रही हैं, सबसे पहले कि अगर आप रेस्ट लेना चाहती हैं तो रेस्ट डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना रेस्ट लेना चाहती हैं। अब ऐसा नहीं कि 5 मिनट के नाम पर आपने आधे घंटे का रेस्ट ले लिया और आप मोबाइल उठा के आपने चलाना शुरू कर दिया तो मुंह तो वहां पे डाइवर्ट हो ही जाएगा, तो वहां आप डाइवर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप माइंड थोड़ा म्यूट कीजिए, आप जहाँ पर, तो अगर आप जो है कि डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना रेस्ट लेना चाहती हैं। अगर आप नहीं लेना चाहती हैं, आप 1 घंटे कंटिन्यू पढ़ लेती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये है कि जब आप रेस्ट ले रही हैं, रेस्ट आपने लिया तो आपने जो पढ़ा है उसी पे विचार कीजिए, उसी के बारे में ही सोचिए, तो आपका जो है कि पुनः मूड उसी पे रहेगा, तो आप पुनः जो है कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें कोई चीज याद नहीं होती है। याद हमें किसी चीज को करना नहीं चाहिए, हमें रटना नहीं है, रट्टू तोता हमको नहीं बनना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। हमें जो कि समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए। और हमें जो कि एक चीज को जो हमने नोट्स बनाया पर डे आप देखिए, आपको 100% गारंटी है कि आप सभी लोगों को वो मस्तक पटल पर अंकित हो जाएगा। जब जैसे ही वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा वैसे ही आपको वो रिवाइज हो जाएगा कि नहीं, ये चीज मैंने इस पुस्तक में यहाँ पे पढ़ी है। आप करके देखिए, उसको इम्प्लीमेंट, प्रयोग कीजिए, जरूर होगा ये चीज। बस अभी ठीक है, समय की मर्यादा, बाकी सारी चीजें अंत में अनीश जी आपको कुछ कहना है, विशेष कोई बात तो आप कह लीजिए, उसके बाद हम आभार करते हैं। इससे पहले मैं एक थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि हमारे साथ डॉक्टर चंदन विश्वकर्मा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मीनू, डॉक्टर देसाई, श्रीकांत पाठक जी हमारे गुरु जी के शिष्य हैं, श्री भरत महंत वोकल के हमारे डिपार्टमेंट के एक टीचर है वहीं हमारे यहाँ। फिर डॉक्टर आकाशमान जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं, हमारे डॉक्टर केदार मुकादम, डॉक्टर जय सेवक
राजकोट म्यूजिक कॉलेज से जुड़े हैं, डॉक्टर अमित वर्मा शांति निकेतन से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हरिओम शर्मा खैरागढ़ से जुड़े थे, और जयतीर्थ कुलकर्णी जी जिन्होंने अभी प्रश्न किया वो भी हमारे एक गणमान्य व्यक्ति है, और अंत में हमारे डीन राजेश केलकर जी भी बीच में से वो आ चुके हैं और अभी तक वो कंटिन्यूसली है। पहले अनीश जी आप बता लीजिए, उसके बाद मैं राजेश सर को विनती करूंगा कि वो कुछ प्रासंगिक उद्बोधन करें, उसके बाद हम समापन करेंगे। जी सर, मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा जिन लोगों की शादी हो जाती है वो अधिक से अधिक समय कैसे निकालें पढ़ाई के लिए, क्योंकि काम भी होता है और फिर सर पढ़ाई भी हमें करनी होती है। ये तो आपका बहुत बड़ा प्लीज इसका सॉल्यूशन बताएं आपने। देखिए ऐसा है कि जिनकी शादी हो गई है तो थोड़ा सा मैनेज तो करना ही पड़ेगा। अगर आप इतने बड़े युद्ध में उतरने के लिए तैयारी कर रही हैं, क्योंकि ये महायुद्ध होता है, महासंग्राम होता है, क्योंकि न जाने कितने कितने लोग इस युद्ध में उतरते हैं, तो इस युद्ध में उतरने के लिए आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप चाहे 2 घंटे आप कंटिन्यू कोई भी चीज कीजिए, कंटिन्यू कीजिए आप। ऐसा नहीं कि हम आज पढ़े कल हमने छोड़ दिया, तो ये मत कीजिएगा आप लोग प्लीज। आप लोगों से निवेदन है, अगर आप सभी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप लोग जा रहे हैं तो कंटिन्यूटी बना कर रखिए। भले ही आप 1 घंटे पढ़िए लेकिन कंटिन्यू पढ़िए और अपने ऊपर विश्वास रखिए और समय समय पर अपने गुरुजनों से मार्गदर्शन लेते रहिए, जिनसे आपको अगर आप कहीं पे गलती, अगर आपको हताश हो रही है तो आपके गुरुजन ही आपको मोटिवेट कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता है। तो समय निकालिए, जब भी आपको समय मिले, जब भी ऐसा लगता है कि अब हम खाली हैं तो आपको पढ़ लेना चाहिए। और जी सर, मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि आप सभी जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। शायद काफी लोग यूट्यूब के माध्यम से भी हमें देख रहे हैं, इस व्याख्यान को सुन पा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं सर। बस आप सभी लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िए और कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप कमजोर हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि अपने आप को सही मार्ग पर, सही चीज क्या पढ़नी चाहिए, क्या हमें छोड़ना है, उस तरीके से आप आगे पढ़ते रहिए। बस मैं यही कहना चाहूंगा। और मैं सर मैं 2 मिनट आभार भी ज्ञापन करना चाहता हूं कि मुझे इस व्याख्यान इतने बड़े मंच पर मुझे प्रोफेसर गौरांग सर ने आमंत्रित किया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। और डीन त्याजा राव यूनिवर्सिटी के डीन फैकल्टी ऑफ म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट के डीन प्रोफेसर डॉक्टर राजेश केलकर सर का भी मैं बहुत बड़ा आभारी हूं। और डॉक्टर अजय पुत्रे सर का भी मैं बहुत बड़ा आभारी हूं। और गौरांग सर से हमारी पहली मुलाकात जो है कि BHU वाराणसी में हुई थी, जो कि मैं अपने शोध कार्य के इंटरव्यू के लिए गया था। और जितने भी सभी लोग हैं, प्रोफेसर डॉक्टर राजेश केलकर सर से हमारी मुलाकात पहली बार जब हुई थी, बड़ौदा यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सेमिनार था तो वहां पे मुलाकात हुई थी सर से। और अजय पुत्रे सर से भी हमारी मुलाकात वहीं पे हुई थी। और ये सभी गुरुजन हमारे आदर्श हैं और मैं इन सभी गुरुजन का बहुत बड़ा फैन हूं। भाले गुरुजी हमारे आदर्श हैं। और एक चीज मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे प्रथम गुरु, हमारे पिताजी भी इस व्याख्यान को जुड़ के सुन रहे थे, जुड़े हुए थे। और हमारे मामा भी जुड़े हुए हैं, मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ। हमारे मामा श्री भारत यादव जो महाराष्ट्र में प्राथमिक विद्यालय में टीचर है, वो भी जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं। और सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और अमित सर शांति निकेतन से जुड़े हुए हैं, उनका भी आशीर्वाद। कई बार इन सभी लोगों से मैंने जो कि हमेशा समय समय पर मार्गदर्शन लेता रहा, मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं दूसरे लोगों से भी नहीं पूछता हूँ। जैसे अगर हमारे से छोटे लोगों को भी जानकारी है तो भी मैं ले लेता हूँ, मैं उनसे भी समझ लेता हूँ।
मुझे कभी ये नहीं लगता है कि मैं इतना मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ा हूँ। नहीं, मैं बहुत छोटा हूँ। मैं आप लोगों के बीच का ही हूँ और सर लोगों का शिष्य हूँ और सर लोगों का ही मार्गदर्शन मुझे मिला। सभी गुरुजनों का मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा, चाहे राहुल स्वर्णकार सर हो, चाहे अमित सर, बाले गुरुजी, पार सर, डॉक्टर हरिओम सर, गौरांग सर और राजेश केलकर सर, अजय पुत्रे सर, सभी लोगों का मार्गदर्शन और गुलशन सक्सेना मैम, इन सभी का मुझे हमेशा हमेशा मार्गदर्शन मिला। जब भी मैं कहीं फंसा हूं तो हमेशा हमारा फोन जाता है सर को कि सर मुझे ये इस चीज के बारे में बताइए, और सर सहजता से मुझे मार्गदर्शन, मेरा मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो इसी के साथ जो है कि थैंक यू सर, आपने इतना बड़ा मंच मुझे प्रदान किया, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी लोगों ने मुझे इतना ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राजेश सर, कुछ प्रासंगिक आप बात करें। बहुत बहुत व्यापकता से परिपूर्ण ऐसा आपका वक्तव्य रहा, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और एकदम अंग्रेजी में कहते हैं ना, सूक्ष्म से सूक्ष्म बात, मेटिकुलसली आपने उसको प्रेजेंट किया। इतने सारे एस्पेक्ट्स आपने सोच के उसको स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट किया। ये बहुत ही आदर्श प्रेजेंटेशन था, उसमें कोई दो राय नहीं। कुछ विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछे, उस दौरान जो सहजता से कुछ बिंदु उपस्थित हुए वो मैं आपके माध्यम से मैं शेयर करना चाहता हूँ। गौरांग सर, आपका बहुत बहुत ही धन्यवाद कि इतना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और वक्ता और इतने सारे लोगों को आपने एक प्लेटफॉर्म पे लाके उन सबको लाभान्वित किया और एक विचार चक्र शुरू करने के लिए हर एक के दिमाग में आपने उनको प्रेरित किया। इसलिए मैं इस सेमिनार के लिए आप सबको बहुत ही बधाई देना चाहता हूँ। जैसे अनीश जी ने भी कहा और गौरांग सर ने भी कहा और जयतीर्थ जी ने एक विषय रखा और किसी ने कहा कि जो रियाजी है पर उनको मन नहीं करता। सॉरी बीच में एक फोन आ गया। तो मेरे विचार से जो रियाज करते हैं पर पढ़ने का मन नहीं करता, ऐसा जिन्होंने कहा, उनको मैं सुझाव देना चाहता हूं कि उनको जो प्रिय कलाकार है या जो भी कोई प्रिय विषय है उसका थोड़ा सा हिस्सा 10 मिनट ही सही वो कहीं से ब्राउज करके इंटरनेट से या पुस्तकालय में जाके उसको पढ़ने का प्रयास करिए और उसको अपने आप पर जबरदस्ती ना थोपे। कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी ट्रेनिंग हो जाएगी कि कुछ दिन के बाद और कुछ जानने की जिज्ञासा उनमें जागृत होगी। मुझे ऐसा लगता है कि नेट यह विषय बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए, परंतु उसका अभ्यास प्रथम वर्ष में जब हम एडमिशन लेते हैं तो जो भी बिंदु हमको थियरी और प्रैक्टिकल में सिखाए जाते हैं उसके उन बिंदुओं पर अन्य पुस्तकों में जो लिखा है, अन्य प्लेटफॉर्म्स पे जो उसके बारे में जानकारी शेयर की गई है, वो चाहे ऑडियो विजुअल रूप में हो या लिखित रूप में हो, उसको आत्मसात करने का प्रयास हो और हमारी नजर चौतरफा एंगेज रहे। मुझे एक उदाहरण देना मैं चाहूंगा। एक्चुअली मैं एक और भी बात कहना चाहता हूं कि भारत के इतिहास में सबसे पहली नेट की एग्जाम 1989 में ली गई। उसका मैं पहला छात्र था और मैं सक्सेसफुल हुआ था। उसका रिजल्ट आया था 1991 जनवरी में। दिसंबर 1989 में एग्जाम दी मैंने और प्रभाकर दाभाड़े जी जो हमारे ड्रामेटिक्स के हैं, और उसका रिजल्ट आया था 1 साल और 2 महीनों के बाद। तो तब मुझे ऐसे लगा, क्योंकि बचपन से मुझे पढ़ने का भी शौक है, बहुत पढ़ता हूं मैं अलग अलग विषय। मैं सावरकर जी के बारे में भी बोल सकता हूं और गांधी जी के भी बारे में बोल सकता हूं, शिवाजी के बारे में भी, और शिवाजी के समय के संगीत के बारे में भी मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। कहने का तात्पर्य, यह रुचि आप सभी विद्यार्थियों ने डेवलप करनी चाहिए। दूसरी बात मैंने जो कही कि नजर इधर उधर, हमारे एक शिक्षक है जनक जासकिया करके हमारे डिपार्टमेंट में, मुझे याद है उन्होंने एक बार मेरे घर पे, मेरी भी अपनी खुद की अच्छी लाइब्रेरी है, अच्छी खासी 3500 पुस्तकें हैं, तो ऐसे ही वो ब्राउज कर रहे थे, देख रहे थे
तो उनकी नजर एक पंडित कुमार गंधर्व जी की पुस्तक है, उनकी रचनाओं की, अनुपराग विलास, और उन्होंने उसको देखा, उनके शब्द उनको कुछ अनूठे लगे क्योंकि उसमें मालवी शब्द है, मालवी भाषा के भी शब्द हैं। 2 दिन के बाद परीक्षा थी, तो कुमार गंधर्व जी द्वारा लिखित बंदिशों की पुस्तक का नाम क्या, यह प्रश्न उसमें पूछा गया था। ये देखो कैसे सौभाग्य की बात है, ये संजोग की बात है, और उनको सही सही जवाब लिखना आया। कहने का तात्पर्य हमारी नजर चौतरफा होनी चाहिए एक विद्यार्थी के रूप में। हर एक परिस्थिति का विश्लेषण एक रिसर्चर के रूप में, एक विद्याकांक्षी के रूप में होना चाहिए, जिससे हमारा विचार का दायरा बढ़ता है। हमारा नित्य पठन पाठन और साधना एक दूसरे से संलग्न हो, एक दूसरे से एकरूप होकर अगर चलता रहे तो एग्जाम के टाइम में प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप स्वयं तैयारी होंगे, है ना। वो प्रोग्रेस आपका फर्स्ट ईयर एडमिशन से लेकर जो मास्टर्स डिग्री फाइनल तक आपकी जो पठन पाठन की वृत्ति है और रियाज की वृत्ति है, वो अगर वृत्ति डेवलप नहीं है तो ही मास्टर्स डिग्री के बाद आपको बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, ये पढ़ो वो पढ़ो। अन्यथा जो भी निकलेगा वो अपने आप सहज सुंदर निकलेगा, ऐसा मेरा सुझाव है। तो ये आपको आदत डालनी ही पड़ेगी। दूसरी 2-4 बातें मैंने किसी ने कहा कि पीडीएफ इधर उधर डाउनलोड की जा सकती है, और एक लड़की ने बताया कि हमारे यहाँ ये किताबें हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो मैं तो सुझाव देता हूं कि ये इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि गौरांग सर है, मैं हूं, अनीश जी हैं, यानी एक रिसर्च स्कॉलर होने के बावजूद इतना गहरा उन्होंने चिंतन किया है, उसके लिए मैं सलाम करता हूं और अभिनंदन देता हूं। हमारे जैसे लाइक माइंडेड लोग अगर एक सोशल प्लेटफॉर्म, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बनाए, उसमें ये सब जो पीडीएफ है एक दूसरे के साथ शेयर करें, तो कोई भी किताब नहीं मिल रही है तो अपनी यूनिवर्सिटी में अगर वो किताब है तो रिसर्च स्कॉलर को काम सौंप दिया जाए, वो पीडीएफ बनाए और वो शेयर करे, बशर्ते उसमें कोई कॉपीराइट का इशू ना हो। क्योंकि नई किताब हो और वो कॉपीराइट करके, यानी वो टेक्निकल या लीगल बात आप सबने ध्यान में रखनी चाहिए। इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि अभ्यास किसी भी विषय का हो, वो ऑल इंक्लूसिव, प्रैक्टिकल, थियरी, और जो परफॉर्मर्स हैं, जो म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं, जो सेमिनार में कुछ प्रेजेंटेशंस होते हैं, उसमें आप बार बार अपने आप को झोंक दीजिए। तो कोई भी परीक्षा, वो चाहे मास्टर्स डिग्री की हो, स्टेज पे परफॉर्मेंस की हो या नेट की हो, उसमें आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। ये विषय वस्तु से मैं बहुत ही प्रभावित हूं, और आज का प्रेजेंटेशन अनिश जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया। प्रश्नार्थियों ने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे। एक तरीके से मैं बताऊं कि आज का सेशन बहुत ही प्रोडक्टिव रहा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ से मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे यहाँ विजिट करिए। 17,000 से अधिक किताबें केवल हमारे फैकल्टी में है, और यूनिवर्सिटी में करीब 7.5 लाख पुस्तकें हैं, एंड कोई भी आके उसको देख सकता है। उसके अलावा सेंट्रल लाइब्रेरी, जो गुजरात गवर्नमेंट की लाइब्रेरी है, वो भी आपको एक्सेसिबल है, देख सकते हैं, उसमें भी काफी किताबें। तो बड़ौदा एक टहलने के लिए, विद्यार्जन के लिए, शोधार्थी के लिए बहुत ही सुंदर जगह है। मैं तहे दिल से आपको आमंत्रित करना चाहता हूं, और आज के इस सेशन के लिए गौरांग सर, उनकी पूरी टीम तबला डिपार्टमेंट और अनीश जी और जितने भी सहभागी हुए उन शिक्षकों को और विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को मैं वंदन और अभिनंदन करना चाहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। सर लास्ट में एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि लगभग जितनी भी पुस्तकें मैंने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया, वो सभी पुस्तकें, लगभग कुछ ही पुस्तकें ऐसी है जो 500 प्लस की हैं, और कुछ पुस्तकें 50, 120, 200 रुपए की पुस्तकें हैं। तो अगर हम जो भी बच्चे हैं, अगर अपनी पॉकेट मनी को बचाकर, अगर जो पढ़ने के इच्छुक हैं वही कर सकते हैं कि अपनी पॉकेट मनी बचा के उन किताबों को हम ले सकते हैं। ऐसा नहीं, ये इतनी महंगी भी पुस्तकें नहीं है कि हम इसे खरीद नहीं सकते हैं। कम से कम हम सभी विद्यार्थियों के पास अपनी खुद की पर्सनल लाइब्रेरी होनी चाहिए। कुछ नहीं तो 8 पुस्तकें, 10 पुस्तकें हमारे पास होनी ही चाहिए।
तो सभी विद्यार्थियों से यही मेरा निवेदन है कि जो भी आप जो सस्ती पुस्तकें हैं विद इन 500 के अंडर की जो पुस्तकें हैं आप सभी उसे खरीद सकते हैं और वो मार्केट में अवेलेबल है। और कहाँ से मिलेगी वो सभी जानकारी आप अपने गुरुजन और अपने सीनियर्स किसी से भी पूछेंगे, वो सब आपको उसकी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं राजेश सर का धन्यवाद करता हूं। उनका पहले भी फोन आया था मुझे कि मैं इस तरह से मीटिंग में कुछ हूं, तो बाद में, लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे थे। सर मैं क्षमा इसलिए चाहता हूं कि कम से कम 200 से ज्यादा लोग, यहाँ लिमिटेशन है 100 की, लेकिन 200 से ज्यादा लोगों को यानी वो आके गए, तो बाद में जगह हुई तो उस जगह में आप बाद में आपने आपका स्थान बना लिया और आप रहे। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने लास्ट में जब जुड़ गए उसके बाद लास्ट तक वो रहे आप। थैंक यू सर। मैं डिपार्टमेंट की ओर से अनीश कुमार यादव जी का धन्यवाद करता हूं। वो अनीश जी संगीत रत्नाकर के में वर्णित अवनद वाद्यों के ऊपर वो अपना रिसर्च कार्य बड़े महान गुरु हमारे हम सब के प्रोफेसर मुकुंद बाले सर के अंडर में वो कर रहे हैं काम। तो आज बड़ा एक सहयोग भी हुआ कि मैं बाले साहब को भी बहुत ही आदर से धन्यवाद करना चाहूंगा कि ऐसे शिष्य उन्होंने तैयार किए हैं कि जो आज हम इस प्लेटफॉर्म पर आके कई सारे लोगों के साथ बातचीत कर पाए। मैं बाले साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ और हमें प्रेरणा भी दी है इस तरह की एक कि भाई और भी स्टूडेंट हमारे यहाँ से भी बाकी सर जगह से भी तैयार हो सकते हैं। मैं सबको आमंत्रित करता हूँ, जिन जिन में जो भी टैलेंट है इस तरह की, वो आए, मेरा संपर्क करें, हमारे फैकल्टी में डीन साहब का संपर्क करें, राजेश सर का संपर्क करें, बाकी लोगों का। हम जरूर इस विषय पर सोचेंगे, हम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर कार्य करें। मैं फिर से अनीश कुमार यादव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने बहुत ही अच्छी एक तरीके से सारी चीजों को उन्होंने रखा है। मैं धन्यवाद। और जो भी हर सारी फैकल्टी से और जो रिसर्चर है, स्टूडेंट्स, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूं। आपके बिना ये कार्यक्रम पूरा नहीं हो पा रहा था, हो नहीं सकता था। आप सब लोगों ने बहुत प्रश्न किए और इस कार्यक्रम को एक सम्मान दिया। मैं इसलिए आप सबको धन्यवाद करता हूं और फिर से अनीश का मैं आभार व्यक्त करता हूं। डिपार्टमेंट ऑफ तबला, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, द महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी की ओर से मैं सबका धन्यवाद करता हूं। अब मैं मीटिंग लीव करता हूं। थैंक यू। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।